हमारी कहानी शुरू हुई थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से या फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकीन्स से। ऑस्ट्रेलोपिथिकीन्स और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था स्टडी करने के लिए। द फर्स्ट पार्ट, इट वाज द ऑस्ट्रेलोपिथिकीन्स दैट वर ऑफ द ग्रेसाइल फॉर्म. The second part, it were the Australopithecine that were of the robust form. ठीक है, robust form का मतलब है कि what does robust form means? बताओ भाई, what does robust form means? सर रोबस्ट वाले जो वेजिटेरियन होते हैं जिनकी वीकनेस होती है। ठीक है, और कोई और डेफिनेशन देना चाहे रोबस्ट की? क्या होता है रोबस्ट? प्रिमिटिव फॉर्म, ओके, वी कैन से दैट. और रोबस्ट फॉर्म क्या होता है? सर रोबस्ट फॉर्म के बट होता नहीं देखो हम लाइन फीचर्स टुवर्ड्स होमोसेक्सुअल्स। नहीं, ऐसा थोड़ी है. फेस के या फेमिल रोबस्ट फॉर्म का जनरली मतलब है हाँ, हैवी बिल्ट. ठीक है, रोबस्ट सिंपल मींस हैवी बिल्ट. हैवी बिल्ट का मतलब वो सारे फीचर्स आ जाते हैं. सेजिटल क्रेस्ट का होना, मैंडेबल बोन बहुत ज्यादा थिक हो जाना, फेशियल इंडेक्स या फिर जो फेशियल कैपेसिटी है वो बड़ी हो जाना, देन इन रिलेटिव टू द क्रेनियल कैपेसिटी. उसी के साथ साथ दांत बड़े हो जाना. ठीक है, फिर उसके बाद हाइट थोड़ी सी छोटी होना, बट मसल मास या फिर जो बोन डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाना. ठीक है, जिसकी वजह से जब वेट एज कंपेयर टू द ग्रेसाइल फॉर्म वो ज्यादा हो जाता है. ठीक है जी. उसी के साथ साथ रोबस्ट फॉर्म में एक और चीज देखी जाती है कि आपके पास देयर आर मार्किंग्स ऑन द बोन. हम ज्यादातर ऑस्ट्रेलोपिथिकन के अंदर रोबस्टस में ये बात नहीं करते क्योंकि वहां पे ऐसी मार्किंग वाली बोन्स बहुत कम मिली है. ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती. बट जनरली इन दी रोबस्ट फॉर्म्स वी थिंक कि आपके पास बोन्स के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा मार्किंग्स जो है वो मिलेंगी. अब मार्किंग्स मिलने का जो कारण है वो ये है कि मार्किंग से जो मसल्स हैं वो अटैच हो जाते हैं. ठीक है, उसी के साथ साथ ये वाला जो नेक का रीजन है इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग देयर. ठीक है, तो हमने जो है वो न्यूट्रल रीजन वगैरह किया था कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है. सो दीज ऑल आर द फीचर ऑफ द रोबस्ट फॉर्म्स. ठीक है, बड़ा आसान है. रोबस्ट फॉर्म का मतलब ये सारे फीचर्स हो जाना. ठीक है जी. बट इन दी रोबस्ट फॉर्म, इन दी ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स, हमने देखा कि जो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है ये काफी ज्यादा है. मतलब उनसे जो है वो जनरली हायर रेंज के ऊपर ग्रेसाइल से दिखाई देती है. ठीक है जी. फिर उसके बाद जब डेटिंग की गई, डेटिंग के अंदर भी ये आया कि जो रोबस्ट फॉर्म्स हैं दे आर मोर रीसेंट देन द ग्रेसाइल फॉर्म्स. ठीक है जी. अब इसके अंदर कुछ ऐसा हम नहीं मानते हैं कि रोबस्ट फॉर्म्स जो हैं वो प्रिमिटिव हैं तो वो प्राइमेट्स के नजदीक होंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया. तो हमने क्या कहा, वही जो अक्षर साहब ने बात की थी कि जो रोबस्ट फॉर्म्स हैं दे आर मोर टू इंक्लाइंड टूवर्ड द वेजिटेरियन डाइट. और जो क्लाइमेट था उनका इट वाज दी सेवाना काइंड ऑफ क्लाइमेट रोबस्ट का, बिकॉज 2.1 2.5 मिलियन ईयर्स अगो की डेट आ रही है. ठीक है, तो सेवाना काइंड ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर जब वो लोग रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट के अंदर जब वो लोग जिंदा रह रहे हैं, तो बेसिकली क्या देखा जाएगा कि वहां पे जो है वो देल ईट नट्स, देल ईट लेस पल्पी फ्रूट्स क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी कम है. They will need more enamel for that, for chewing of that particular food. ठीक है, चबाना है उसको. Got the point? तो इस तरह से आपके पास जो आपके टीथ हैं वो मोटे हो जाएंगे, उसके ऊपर एनामल जो है वो हार्डन्ड हो जाएगा. ये सारी चीज जो है वो दिखाई देगी आपको. उसी के साथ साथ इनके अंदर कुछ इंस्टांसेस ऑफ डायस्टीमा भी पाए जाते हैं. डायस्टीमा का मतलब क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IS Academy ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा. जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा. यहां पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए. स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी.
एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको एवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा। और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है, तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर। कि आपके पास जो इंसीजर्स हैं और जो कैनाइन है उसके बीच में एक गैप है, ठीक है। जनरली टूथ के बीच में कुछ भी गैप होता है उसको हम कहते हैं डायास्टीमा, ओके। तो ऐसा जो टूथ के अंदर गैप है वो इनके अंदर देखा जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारे सिलसिले हैं वो आपके पास आते हैं रोबस्ट फॉर्म के। रोबस्ट फॉर्म के अंदर प्रोग्नेथिज्म भी दिखाई देगा, क्योंकि दांत इतने बड़े बड़े हो गए तो दांतों को कैसे कम्युलेट करोगे, अपना जबड़ा आगे की तरफ करके। जबड़ा आगे की तरफ हो जाएगा तो सिमियन शेल्फ भी आएगी। व्हाट इज द सिमियन शेल्फ? सिमियन शेल्फ जहां पे आप जब बोलते नहीं हो आपका टंग रेस्ट करता है, दैट इज नोन एज द सिमियन शेल्फ। अंदर की ओर वो भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जो आपके पास ये वाली बोन है, इट इज डिवाइडेड इनटू मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला। वो जो मैक्सिला है वो थोड़ी सी इलोंगेटेड हो जाएगी, जिसकी वजह से मैक्सिला के अंदर वाली साइड पे जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं प्लेट। तो जो प्लेट है वो आपकी एलोंगेटेड बड़ी हो जाएगी, दांत बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो दीज आर द फीचर्स, ठीक है। तो इस चीज को समझिए कि आपके पास जो एक फीचर है इट इज रिलेटेड टू द अदर फीचर। बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना। ग्रेसाइल फॉर्म, ठीक है। वो लोग, अब उनका अडेप्टेशन क्या था, कैसा था? कुछ लोग पहले जैसे रेमंड डार्ट वगैरह हो गए, वो कहते थे कि ये शिकार करते थे। ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक इनके अंदर जो है वो कल्चर था। जब ऑस्टियोडोंटोकेरेटिक कल्चर की बात आती है तो इसका मतलब है कि उनके अंदर जो टूल्स है वो बन रहे थे। जब टूल्स उनके अंदर बन रहे थे तो वो मांसाहारी थे। मांसाहार अंदर वाला जो फैट मांस है उसको खा सकता है, उसको चबा सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब उसको जो है वो बड़े बड़े इनेमल वाले टीथ, खास करके प्री मोलर मोलर की जरूरत नहीं है। इट वॉज हाइपोथाइज्ड बाय रेमंड डार्ट, लेकिन वो थ्योरी गलत हो गई। इवेंचुअली हमने जो है वो इनको अभी स्कैवेंजर्स की कैटेगरी के अंदर रखा। कि पहले लायन आता था, लायन जो है वो बड़े जानवर को मारता था, लायन बड़े जानवर को मार के खा के अपना मन पसंदीदा फैट मास वो चला जाता था। फिर हाइनाज आते थे, फिर आपकी बारी आती थी। सो आप बोन मैरो को ब्रेक करते थे, उसके बीच में से जो भी जूस वगैरह निकलता था उसको पी लेते थे, और थोड़े बहुत जो है वो पल्पी फ्रूट्स खा लेते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम के ऊपर, द थिंग इज अबाउट 4 मिलियन ईयर्स अगो, काफी पुराना टाइम है, वहां पे अभी वुडलैंड काइंड ऑफ एनवायरमेंट था, ठीक है जी। तो बेसिकली ये लोग जो है वो इस तरह के थे। अब इनका जो बिल्ट है वो इट विल बी मोर ग्रेसाइल। ग्रेसाइल का मतलब क्या है कि थोड़े से पतले होंगे। जो रोबोसिटी है, जो आपके पास बोन डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जो मस्कुलर अटैचमेंट्स हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है जी। जो चीजें आपने रोबस्ट फॉर्म में की थी उसके थोड़ा सा उल्टा कर दो, एक्सेप्ट फॉर द क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ी सी निचली रेंज पे है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो दो तरह के फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फाइलोजेनी की बात आती है। फाइलोजेनी के अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि आपके पास आपके पास पैरेंथ्रोपस बिल्कुल अलग रहता है, और आपके पास जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रेसाइल फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल जो है वो अलग रहते हैं, और हम होमो लाइन को अलग से ड्रॉ करते हैं। तो इसके अंदर जो वन ऑफ द एक्सेप्टेबल थ्योरी है दैट इज द 3 ब्रांच थ्योरी।
जिसके ऊपर आगे चल के स्ट्रेट ने भी शोध किया है, अस्फा ने शोध किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी के ऊपर आगे शोध बनी है। टू ब्रांच थ्योरी को हमने बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया था। आगे चल के जो भी शोध होती है वो थ्री ब्रांच के ऊपर ही होती है। चलो एस्ट्रेलोपिथिकन्स निकलते हैं। हैबिलिस आता है थोड़े से टाइम के लिए। हैबिलिस खास बात ये है, हैबिलिस इज द कंटेम्परेरी ऑफ द सम ऑफ द होमो इरेक्टस एज वेल एज द ऑस्ट्रेलोपिथिकस रोबस्टस। उसी टाइम फ्रेम के अंदर हैबिलिस आता है। अब हैबिलिस आया कहां से हमें नहीं पता कि कहां से आया है कहां से नहीं आया है। कई लोग जो है वो इसको हैबिलिस को पैरेंथ्रोपस वगैरह के साथ जो है वो जोड़ते हैं। इसीलिए दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आपके सिलेबस के अंदर होमो इरेक्टस अफ्रीका के ब्रैकेट के अंदर जो है वो पैरेंथ्रोपस लिखा है। पैरेंथ्रोपस का मतलब क्या है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस रोबस्ट फॉर्म वाले हैं उनको बाद में हमने पैरेंथ्रोपस जो है वो कहना स्टार्ट कर दिया था। एंड वी हैव हाइपोथाइज्ड कि पैरेंथ्रोपस से ही हैबिलिस जो है वो आगे चल के बना है। ठीक है, बिकॉज ब्रेन केस की ब्रेड्थ जो है वो आपके पास पैरेंथ्रोपस वाली है। जो क्रेनियल कैपेसिटीज हैं दे आर क्वाइट कंपेरेबल टू देम। जो आपके पास सैजिटल क्रेस्ट है उसके अवशेष नजर आते हैं। अब सैजिटल क्रेस्ट नहीं है, सैजिटल क्रेस्ट जो है वो इट इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट, बट इसके अवशेष नजर आते हैं। ठीक है, तो लोगों ने इन चीजों को देखते हुए कहा कि पैरेंथ्रोपस टहलने के लिए यूरोप के अंदर चला गया। यूरोप के अंदर जाते जाते उसको ऐसा कुछ एनवायरनमेंट मिला जिस वजह से ऐसी एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस हुई। देन उसके बाद वो वापस अफ्रीका के अंदर आ गया। उस टाइम के ऊपर पैरेंथ्रोपस भाई साहब जो उनके इंसेस्टर थे वो भी बैठे हुए थे। ज्यादा उनमें जो है वो अडेप्टेशंस नहीं हुई थी, चेंजेस नहीं हुई थी। ये क्योंकि माइग्रेट कर चुका था, माइग्रेट करने के बाद वापस दोबारा से इसने री एंट्री ली थी। इस वजह से जो है हैबिलिस जो है वो काफी अजीब जो है वो बाकियों से दिखना वो शुरू हो गया। चलो, दीज आर द थ्योरीज। हैबिलिस के अंदर बेसिकली यू स्टार्ट टू वॉक अपराइट, और उसी के साथ साथ एक टूल्स का डेवलपमेंट जो है वो हो जाता है। अब टूल की इंडस्ट्री नहीं बनती है, लेकिन टूल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इंडस्ट्री और टूल के डेवलपमेंट में अंतर है, बड़ा ग्रेइश लाइन है ये। इंडस्ट्री का मतलब है दैट यू हैव कल्चरल स्पेशलिस्ट। कल्चरल स्पेशलिस्ट का क्या मतलब होता है? जैसे घुमार है, जैसे लोहार है, दीज आर द कल्चरल स्पेशलिस्ट्स। इन्होंने अपने कल्चर से, यानी कि अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे तालीम ली है, उनसे एजुकेशन ली है, उनसे इन्होंने स्किल लिया है। और स्किल लेते हुए इन्होंने जो उनका कारोबार है उसको आगे बढ़ाया है, उसको आगे इवॉल्व किया है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कल्चरल स्पेशलिस्ट्स। ओके, तो ये बात है। हैबिलिस के अंदर कल्चरल स्पेशलिस्ट नहीं बनते हैं, बट टूल्स हैं। यानी कि एक इंसान खुद ही टूल बनाता है, खुद ही शिकार करता है, खुद ही शिकार करके खाता है। और ऑब्वियसली अगर ही इज फेयरली इंडिपेंडेंट तो आपके पास यहां पे बिग गेम हंटिंग के चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चांसेस है ही नहीं, ठीक है। समवेयर सम ऑफ द स्कॉलर्स दे बिलीव कि बिग गेम हंटिंग जो है वह हैबिलिस के अंदर थी, जिसके अंदर एम्बर का नाम भी आता है। ठीक है, चलो वो जो है उस डिबेट के अंदर नहीं जाएंगे, वो थोड़ी सी आउट ऑफ द लाइन चली जाती है। चलो, तो हैबिलिस जो है वो आपके पास थोड़े बहुत टूल्स बनाना शुरू कर देता है। देन उसके बाद बात आती है इरेक्टस की। इरेक्टस वाज वन ऑफ द ट्रू मेंबर ऑफ द होमो सेपियंस और द होमोज, जो कि आपके पास आगे अलग अलग एनवायरमेंटल नीश के अंदर गया और अलग अलग एनवायरमेंटल नीश के अंदर जाके वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इरेक्टस जो है वो यूरोप के अंदर जाता है, उसको हम कहते हैं हाइडलबर्जेंसिस। एक चाइना के अंदर पहुंच जाता है, उसको हम कहते हैं चाइना मैन। एक जावा के अंदर पहुंच जाता है, जावा मैन। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर वो रहता है और वहीं पे उस एनवायरमेंटल नीश के हिसाब से अपनी टूल्स को बनाता है।
उस जगह के ऊपर रहता है, तो इसका मतलब क्या है? दैट ही और शी विल बी वेल अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि जावा मैन ऑब्वियसली होमो इरेक्ट, जो आपके पास एर्गस्टर वाले कुछ फीचर्स होंगे। एर्गस्टर वो है जो अफ्रीका के अंदर रह गया, एर्गस्टर वाले फीचर्स होंगे, ब्रो रिजेस होंगी, ठीक है, चिन एब्सेंट होगी, जो करेनियल वॉल्ट है वो ब्रॉड रहेगा, एटलीस्ट होमोसेपियन से ब्रॉड रहेगा, ठीक है, वो सारे फीचर्स रहेंगे। बट ऑन द अदर हैंड इनके कुछ अपने स्पेशलाइज्ड फीचर्स भी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो चाइना मैन है उसके देयर विल बी इंसीजर, देयर विल बी शॉवल पैटर्न्स इन द इंसीजर्स, ठीक है, एक शॉवल का शेप जो है वो इंसीजर्स के अंदर रहेगा। जावा मैन है, जावा मैन के अंदर अगेन अपने कुछ फीचर्स रहेंगे, फॉर ही विल बी मोर रोबस्ट बिल्ट, ठीक है, रोबस्ट बिल्ट। और आपके पास जो फोरहेड है वो आपके पास इट विल बी रिसीडिंग बैकवर्ड, करेनियल वॉल्ट जो है वो इट विल बी डिप्रेस्ड, जो ऑसिपिटल टॉरस है इट विल बी समवट सर्कुलर बट एंगुलर एट द सेम टाइम, ठीक है, थोड़ा सा एंगल भी बनाएगा लेकिन सर्कुलर शेप के अंदर जो है वो ये आना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ साथ इट विल बी मोर डॉलिगोसेफेलिक, जो उसका हेड है वो ज्यादा लंबा होगा बाकियों के मतलब से, ठीक है। तो इसकी अपने रहने के तरीके हैं, इसका अपना जो है वो कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं, हाइडलबर्ग के अपने स्पेशलाइज्ड फीचर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हाइडलबर्ग के अंदर जो है वो अगेन जो ये आंखें हैं जो आपके पास जो ऑर्बिट्स होंगी, ऑर्बिट्स जो है वो बड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, देयर विल बी अ नसल डिप्रेशन, देयर विल बी सम केसेस ऑफ दिस नसल ब्रिज, इट विल बी प्रेजेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है वो आपके पास ये साइनस का बड़ा सारा एरिया भी इनका दिखाई देता है। तो ऐसे कुछ फीचर्स जो है वो इनके बन जाएंगे, दे विल बी क्वाइट स्पेशलाइज्ड फीचर्स, दे विल बी क्वाइट अडेप्टेड टू द कोल्डर क्लाइमेट, ठीक है जी। तो इस तरह से होमो इरेक्टस जो है वो अलग अलग तरीके से अडेप्ट करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद होमो हैबिलिस धीरे धीरे इस धरती से गायब होता है, क्यों गायब हुआ हमें नहीं पता, ठीक है। कई होमो इरेक्टस जैसे जावा का होमो इरेक्टस है वो अपना एनवायरनमेंट छोड़ के बाकी एनवायरनमेंट्स के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मानते हैं कि जो जावा का होमो इरेक्टस है वो आगे चल के फिलीपींस के अंदर चला गया, वहां पे एक केव सिस्टम है, केव सिस्टम का नाम है फ्लोरेस केव सिस्टम, तो वो जो फ्लोरेस केव सिस्टम है वहां पे जाके उसने रहना शुरू कर दिया, ठीक है। वहां पे गया तो वहां पे उसको कमोडो ड्रैगन्स मिले, भैया डर गए कमोडो ड्रैगन से, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो केव सिस्टम के अंदर जिस आपके पास जो द फ्लोरिस केव सिस्टम और जो कॉमन नाम है उसका वो है दैट इज द स्टार केव इकोसिस्टम करके कुछ वहां पे है, लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो केव सिस्टम के अंदर घुस गया, वहां पे बिकॉज ऑफ अगेन द एनवायरमेंटल अडेप्टेशन एक ड्वार्फिज्म जो है उसके अंदर आ गया, बौनापन आ गया, तो वो जो है वो हम मानते हैं डिसेंडेंट है। कुछ यही जावा वाले लोग ही आगे चलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले जाते हैं तकरीबन 50,000 साल पहले, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास आगे लोग जो है वो चलते रहते हैं। कुछ जो आपके पास चाइना वाले लोग हैं वही हम मानते हैं दैट दे वेंट अपवर्ड्स द रशिया, सम पीपल बिलीव कि नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं थे, कुछ कोई और थे जो कि रशिया के अंदर पहुंचे, डेनिसोवियन बने, डेनिस केव्स के अंदर गए, ठीक है। तो ऐसे जो सिलसिला है वो इसका चलता रहता है, ओके बात, ठीक है। देन उसके बाद हमारे जो अगले आते हैं दैट इज दी नियंदरथाल्स, ठीक है। तो जो नियंदरथाल हैं अब तक का जो हमने डेट की थी, कोई बात नहीं, एर्गस्टर आप कर लेना। एर्गस्टर बेसिकली अगेन डेट्स जो है वो पुरानी है एर्गस्टर की, ठीक है। और हम इनको मानते हैं कि ये लोग जो है वो आपके पास अफ्रीका के अंदर रहे, और उसी तरह से बिकॉज दे वर लिविंग इन अफ्रीका
उनकी जो फिजिकल फीचर्स हैं दे आर वेल अडेप्टेड टू दी हॉट क्लाइमेट। ठीक है, जो रोबस्ट बिल्ट है वो नहीं है, क्योंकि रोबस्ट बिल्ट होगा ज्यादा हीट मास जो है वो जनरेट होगा। जब ज्यादा हीट मास जनरेट होगा तो बेसिकली अगेन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दी वार्म क्लाइमेट। ठीक है, तो दे आर वेरी स्लेडर बिल्ट, पतले हैं, जैसे आजकल के निलोटिक लोग जो है वो आपको दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं दैट उस टाइम के ऊपर, ठीक है, देयर वर वॉल्केनिक एक्टिविटीज दैट वर गोइंग ऑन इन द रिफ्ट वैली, जिसकी वजह से शायद इनको जो है वो अपना एनवायरमेंटली छोड़ना पड़ा। ठीक है, एंड इवेंचुअली हम यही मानते हैं दैट दिस एर्गस्टर इट डिड द आउटवर्ड माइग्रेशन, ही वेंट आउट ऑफ अफ्रीका, और ये जो है वो अलग अलग एनवायरमेंटल नीश के अंदर तकरीबन 1.5 मिलियन ईयर्स अगो ये जो है वो फैलता चला गया। ठीक है जी, तो ये जो है वो एक बड़ा ब्रीफ के अंदर एर्गस्टर की कहानी है। ठीक है, सर एडजस्टर किसी क्लैडिस्टिक एनालिसिस में भी नहीं है, तो ट्रेन प्लेस होता है वो क्लैडिस्टिक एनालिसिस में? कौन से? एडजस्टर किसी क्लैडिस्टिक एनालिसिस में भी नहीं डालते, तो ट्रेन प्लेस होता है उसे क्लैडिस्टिक एनालिसिस? नहीं, उसको हम ज्यादा आग एक्चुअली क्लैडिस्टिक एनालिसिस ना, मैं आपको समझाता हूँ, ये काफी रीसेंट आ जाता है और है ये होमो, इसको इसीलिए तो डाला, पिछले पीछे रखते हैं थोड़ा सा इसको, जैसे मैं प्रेजेंट वाला करवा देता हूँ। ये है अफ्रीकन होमो इरेक्टस, ये एर्गस्टर ही है, और कौन है? ये चाइना का आ गया, ये जावा का आ गया, ये जॉर्जिया का आ गया। यहाँ पे कहीं जो है वो कई लोग डेनिसोवियन मैन वगैरह को जो है वो प्लेस कर देते हैं। ठीक है, चलो वो बात छोड़ो। ठीक है, हाइडलबर्ग को भी जो है वो इसी के अराउंड कहीं ना कहीं प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेंदरथाल मैन आ गया, फिर होमोसेपियन आ गया। नहीं नहीं सॉरी, डायनासोरियन मैन को यहाँ पे प्लेस करते हैं, यहाँ पे हाइडलबर्जेंसिस को प्लेस करते हैं। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। सर जो थोड़ी प्राइवेट सेंट्रल नोट्स होते हैं एक बार आप जल्दी से करा दो तो थोड़ी का कौन से कौन से? लेकर वो थ्योरी का फुल रीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करा दो, हाँ हाँ, उस टाइम के नोट्स नहीं तो एक बार जल्दी से करा दो ना। ठीक है, डन। ओके, द थ्योरीज ऑफ ह्यूमन ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली ये थ्योरीज जो है वो आपके पास ये कहती है कि आपके पास हाउ द ह्यूमंस दे ओरिजिनेटेड। ठीक है, अब देखो, होमोसेपियंस अगेन, आप वी हैव होमोसेपियंस अगेन ऐसे होमोनिन स्पीसीज हैं, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि ऐसे प्राइमेट स्पीसीज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर दबदबा बनाया है, पूरी दुनिया के अंदर इनका डोमिनेंस है। तो ये थ्योरीज उस डोमिनेंस को समझाती हैं। ये थ्योरीज ये नहीं, ओरिजिन का मतलब यहां पे ये नहीं है कि ये कहां से जो होमोसेपियंस हैं वो कहां से इवॉल्व हुए हैं, उसका मुद्दा नहीं समझा रही हैं ये थ्योरीज। ये थ्योरीज बेसिकली हमें ये समझाती हैं, ऑब्वियसली ये बनी तो उसी लिए थी कि इसका ओरिजिन, होमोसेपियंस का ओरिजिन समझाया जा सके। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जो एक डायरेक्शन है इस थ्योरी की वो बदल गई। ये थ्योरीज अब जो आपको समझा रही हैं वो इस यूनिक नेचर ऑफ होमोसेपियंस को समझा रही हैं कि क्यों आपके पास जो होमोसेपियंस हैं वो अलग स्पीसीज हैं, मतलब वो ऐसी स्पीसीज बन चुके हैं जिनका पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल, इससे पिछला जो स्पीसीज था इरेक्टस वाला, इरेक्टस जो है वो आपके पास पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक समय के ऊपर दबदबा नहीं बना सका। ठीक है, इस चीज को समझो। इरेक्टस पहुंचता है जावा के अंदर, वो अलग से अपना रूप धारण कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कम से कम 50-60 हजार साल लग गए, जावा के अंदर ही बैठा रहा, तब जाके जावा के अंदर सेटल हुआ है वो। ठीक है, तो वो उसका रूप ही अलग है, उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है चाइना के होमो इरेक्टस से। चाइना का होमो इरेक्टस कहीं और से आया है। ठीक है, ऑब्वियसली जो आपके पास इंसेस्टर है दैट इज सेम और दैट इज सिमिलर। ठीक है, वो चाइना के अंदर आके बैठा, उसको भी तकरीबन 60 से 70 हजार साल लग गए, तब जाके बेचारे का सेटलमेंट हुआ।
होमोसेपियन कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि एक बार में दुनिया के अंदर दबदबा बना गए, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये थ्योरीज जो है वो आपको समझाती हैं, आपके डोमिनेंस को समझाती हैं ये थ्योरीज ज्यादातर, ठीक है। बनी तो इसीलिए थी कि होमोसेपियंस कैसे ओरिजिनेट हुए हैं उसको समझाया जाए, बट धीरे धीरे इन थ्योरीज का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा बिगड़ गया, ठीक है। तो दो तरह की थ्योरीज हैं, एक है सिंगल अफ्रीकन ओरिजिन मॉडल जिसको आप आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल भी कहते हो, दूसरा जो है दैट इज द मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। सिंगल अफ्रीकन ओरिजिन मॉडल और द आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल, ये बेसिकली जो है वो आपके पास ये कहता है कि होमोसेपियंस जो है वो 2 लाख साल पहले, 2 लाख से लेके 1 लाख साल पहले जो है वो आपके पास पहुंचे इस दुनिया के अंदर, और वहां पे जो है वो देन दे हैव स्प्रेड आउट, ठीक है। तो आपके पास जो है वो अफ्रीका से बाहर निकले वो तकरीबन इस डेट के बीच में, और फिर उसके बाद जो भी होमिनिन स्पीसीज जो है वो उनके सामने आती गई उसको जो है वो ये लोग रिप्लेस करते चले गए, ठीक है। तो इसके जो है वो की पॉइंट्स वो यही हैं कि कोई आपके पास एक सिंगल पॉपुलेशन जो है वो होमोसेपियंस की थी जो कि अफ्रीका के अंदर थी, वो बाहर की तरफ माइग्रेट करी, और माइग्रेट करके उसने बाकी जो होमिनिन स्पीसीज हैं उसको रिप्लेस कर दिया। देन उसके बाद बाकी जो आर्किक होमोसेपियंस हैं या फिर जो आर्किक होमिनिन स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट होती चली गई। और आपके पास कैसे पता चलता है हमें, बिकॉज पूरे होमोसेपियन स्पीसीज के अंदर देयर इज अ जेनेटिक सिमिलैरिटी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि काफी टाइम तक आप लोग जो है वो अफ्रीका के अंदर रहे, अफ्रीका के अंदर अलग अलग जोग्राफिकल जोन्स के अंदर जो है वो आप लोग रहते रहे हो। देन उसके बाद आप जो है वो आउट ऑफ अफ्रीका आपका माइग्रेशन हुआ, जो जो स्पीसीज आपके आड़े आती गई उनको जो है वो आप रिप्लेस करते चले गए, उनके साथ आपने मिनिमम इंटरब्रीडिंग की है, मिनिमम टू नो इंटरब्रीडिंग की है। दिस इज व्हाट दिस थ्योरी सेज, ठीक है। तो बेसिकली ये यही मानती है कि होमो इरेक्टस, जो अफ्रीका वाला होमो इरेक्टस था, वही मॉडर्न होमोसेपियंस के अंदर जो है वो आया है, बना है। बीच वाली जो इंटरमीडिएटरी स्पीसीज हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा के या फिर आपके पास सीधा जो है वो लाइन इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सिल्धाना और खसाइज जरूरत नहीं है इनको करने की। तो जो अफ्रीकन होमो इरेक्टस है, इवेंचुअली इट इवॉल्व्ड इनटू द मॉडर्न अफ्रीकन्स, एंड देन बाकी जो एवोल्यूशन चल रहा था, जो मॉडर्न होमो इरेक्टस, यूरोपियन वाला होमो इरेक्टस था वो नियंदरथाल बन गया, आपने नियंदरथाल को रिप्लेस कर दिया। जो एशियन होमो इरेक्टस था वो पता नहीं कौन बन गया, आपने उसको भी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है हमें अभी तक पता नहीं है कि कौन है। जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर जब लोग हम पढ़ते थे तो उसके कुछ खाने जो है वो खाली थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि यहां पे अब आने वाले टाइम में कुछ रिसर्च होके कुछ ना कुछ आएगा, अभी तक हमें पता नहीं है, ठीक है। तो वही जो है वो हाल इस क्वेश्चन मार्क का भी है, अभी तक हमें पता नहीं है, ठीक है। तो होमो इरेक्टस जो एशिया वाला है वो आपके पास कुछ मॉडर्न एशियन बन गए, लेकिन आपके पास जो है वो उसको आपने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे मॉडर्न एशियन जो है वो बैठ गए। देन उसके बाद बात आती है इंडोनेशियन होमो इरेक्टस की। इंडोनेशियन होमो इरेक्टस सोलो मैन बन जाता है, ठीक है। सोलो मैन को जो है वो अगेन आपके पास जो है वो सोलो मैन जो है वो चला जाता है अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके जो है वो अगेन होमोसेपियंस जो है वो इसको रिप्लेस कर देते हैं तकरीबन 10,000 साल पहले। बड़ी रीसेंट डेट है इसकी, ठीक है। वो रीसेंट डेट कैसे है वो आगे चल के देखेंगे। तो दिस इज द रिप्लेसमेंट हाइपोथेसिस कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर अलग अलग होमो इरेक्टस आए थे जो कि अलग अलग होमो के अंदर या फिर आर्किक होमोस के अंदर जो है वो इवॉल्व हुए, एंड देन उसके बाद आपके पास यही जो अफ्रीका वाला होमोसेपियन है वो चलता चला गया और सबको जो है वो रिप्लेस करता चला गया। इसके कुछ जेनेटिक एविडेंसेस हैं। जेनेटिक एविडेंसेस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो आपको ये बताता है कि अफ्रीकन पॉपुलेशन के अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो आपको ये भी बताता है कि आपके पास तकरीबन 1,20,000 साल पहले जो है वो आप लोग अफ्रीका से बाहर निकले थे, और अफ्रीका से बाहर निकलते हुए बाकी जो पॉपुलेशंस हैं उनको आप रिप्लेस करते हुए चल दिए,
ठीक है, तो अगेन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर क्या होता है, ये जो है वो मदर लाइन के अंदर जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। मदर लाइन के अंदर ट्रांसफर होने की वजह से इसके अंदर कंटेमिनेशन का खतरा या फिर रिकम्बिनेशन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो जिस वजह से अगर कोई एक म्यूटेशन इसके अंदर आ जाए तो म्यूटेशन वो इनहेरिट होती रहती है सब्सिक्वेंट जनरेशंस में। फिर उसके अंदर म्यूटेशन आ जाता है, वो इनहेरिट होती रहती है, उसके अंदर म्यूटेशन आता है, वो इनहेरिट होती रहती है, उसके अंदर म्यूटेशन आता है, वो इनहेरिट होती रहती है। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग वी कैन चॉक आउट द इंसेस्ट्री। ठीक है, इन म्यूटेशन से, और इन म्यूटेशंस को डेट भी किया जा सकता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बहुत तेजी से म्यूटेट करता है। अगर आपके पास न्यूक्लियर डीएनए 1000 साल लगाता है म्यूटेट करने के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ 100 साल के अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन जो है वो शो कर देता है। उस म्यूटेशन को डेट किया जाता है और उस हिसाब से हम जो है वो चीजों की एक शनाख्त कर लेते हैं कि आपके पास जो है वो कब कौन सी इंसेस्ट्रल पॉपुलेशन कहां पे थी। ठीक है, तो इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से साफ साफ ये जाहिर हुआ है, एंड इट इज वन ऑफ द कंक्लूसिव रिजल्ट्स ऑफ द आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस, या फिर ये कि इंडिया जो आपके पास होमोसेपियंस हैं वो अफ्रीका के अंदर पैदा हुए थे, कि जो सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है खास करके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इट इज देयर इन अफ्रीका। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप दुनिया के अंदर बढ़ते चले जाते हो, आपके पास जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द प्रूफ कि आपके पास आप अफ्रीका से आपका बर्थ हुआ है। फिर उसी के साथ साथ उसी रिजल्ट को और ज्यादा कंक्रीट करने के लिए यू हैव द माइक्रो सैटेलाइट स्टडीज। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कोई बच्चा पढ़ के भी नहीं आया होगा, ठीक है, तो माइक्रो सैटेलाइट स्टडीज जो है वो आपको बेसिकली ये बताती है कि अगेन जो माइक्रो सैटेलाइट्स अफ्रीका के अंदर बने थे उस टाइम के ऊपर, ठीक है, जो आपके पास हेट्रो डीएनए के अंदर जो आपके पास माइक्रो सैटेलाइट्स या फिर जो आपके पास पैटर्न्स बने थे, वो बाकी पॉपुलेशंस जो है वो अभी भी इनहेरिट कर रही हैं। तो इसका मतलब है दैट आपका ओरिजिन जो है वो अगेन आउट ऑफ अफ्रीका हुआ है। वाई क्रोमोसोमल डेटा भी इसी चीज की जो है वो स्पष्टि देता है। ठीक है, इसी चीज का प्रूफ देता है। देन उसके बाद फॉसिल रिकॉर्ड्स, जो सबसे पुराना होमो फॉसिल है या फिर होमोसेपियंस का फॉसिल है, ओमो कबीश फॉसिल, जिसके डेट की हमने 1,95,000 ईयर्स अगो का जो है वो किया है। दैट फॉसिल इट इज इन इथोपिया, जो कि अगेन इसको अफ्रीकन हाइपोथेसिस को जो है वो सही बताता है। देन उसके बाद स्कूल केव की जो डेट है या फिर फतेह केव की जो डेट है वो आपके पास 1,00,000 साल की आई है। तो अगेन ये बताता है कि कैसे होमोसेपियंस जो है वो माइग्रेट करे। देन उसके बाद बात आती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की। स्टोन टूल्स के जो है वो सिमिलैरिटीज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसका मतलब है डिफ्यूजन हुआ है। तो डिफ्यूजन कैसे हुआ, आप यहां से बाहर निकले 40,000 साल तक जो है वो यहां पर पहुंच गए। ठीक है, तकरीबन 1,00,000 साल में जो है वो वेस्ट एशिया में पहुंचते हो। वेस्ट एशिया से जो है वो आप लोग इस तरह से मूव करते हुए जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पहुंच जाते हो। मैंने डेट्स वगैरह लिख रखी हैं यहाँ पे, एक बार जो है वो इसको देख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी हाइपोथेसिस की। मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी हाइपोथेसिस को अब बिल्कुल नकार दिया गया है। मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी हाइपोथेसिस बेसिकली कहता है कि होमो इरेक्टस जो है वो आपके पास इंडिजिनियसली इवॉल्व हुए हैं, और जब आपके पास अफ्रीकन होमो इरेक्टस बना तो ये जो अफ्रीकन होमो इरेक्टस है वो आगे बाकी पॉपुलेशंस के साथ इंटरब्रीड करता रहा है। ठीक है, मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस मॉडल जो है वो ये कहता है कि देखो, अगर लेट से होमो इरेक्टस, मैं मानता हूं कि होमो इरेक्टस जो जावा वाला है वो तकरीबन 1.5 लाख साल जो है वो ही वाज ओन हिज ओन। ठीक है, जो आपके पास होमो इरेक्टस चाइना वाला है वो तकरीबन 1,00,000 साल जो है वो अपना आराम से पड़ा रहा है। ठीक है, जो आपके पास हाइडलबर्ग मैन है वो भी तकरीबन 60-70 हजार साल जो है वो ऐसे ही खाली पड़ा रहा है। तो जो ये हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि अब आप पूरी तरह से डिफरेंट क्यों नहीं हो गए। ठीक है, होमो इरेक्टस की कुछ जो है देयर आर सिमिलैरिटीज, कि ब्रोरिज जो है वो बड़ा होगा।
ठीक है, आंखों के जो सॉकेट्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, जो आपके पास क्रेनियल वॉल्ट है वो मोटा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कुछ उसकी खूबियां हैं। उसी के साथ साथ देयर आर सर्टेन स्पेशलाइज्ड फीचर्स। तो ये हाइपोथेसिस कहता है कि स्पीशाइजेशन इट इज क्वाइट अर्ली। ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीसीज को तकरीबन 30,000 साल तक आप आइसोलेशन में रख दोगे और कहोगे कि वो स्पीसीज जो है वो इनब्रीडिंग करे और वो स्पीसीज जो है उसको बाहर नहीं जाना है, दैट स्पीसीज विल बी विल बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, तो ये कहता है कि एक तरफ जो है वो आपके पास ये डेट है कि 40,000 साल तक जो है वो पूरा अलग से जो है वो एक स्पीसीज का गठन हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड होमो इरेक्टस का फिर क्यों नहीं हुआ? होमो इरेक्टस तो बिल्कुल फिर डिफरेंट होना चाहिए था। अगर एक की ब्रो रिज है दूसरे की बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन इनकी तो सबकी है। जो आपके पास क्रेनियल वॉल्ट है, एक के अंदर बिल्कुल ब्रॉड होना चाहिए था, दूसरे के अंदर बिल्कुल होमो लाइक हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो आपके पास देयर आर सिमिलैरिटीज एज वेल। किसी की चिन्ह भी नहीं बनी अभी तक। तो ये जो मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस है वो ये बेसिकली ये कहता है कि देयर वर दी स्पेसिस, जब आपके पास ये लोग जो है वो अपनी जो साथ वाली पॉपुलेशंस हैं उनके साथ मेट करते रहे। ठीक है, होमो इरेक्टस जो है वो जरूरी नहीं है कि जो जावा वाला इंटायरली आइसोलेशन में रहा हो, जो चाइना वाला है वो इंटायरली आइसोलेशन में रहा हो, अफ्रीका वाला इंटायरली आइसोलेशन में रहा हो, यूरोप वाला इंटायरली आइसोलेशन में रहा हो। ये हाइपोथेसिस बेसिकली कहता है कि आपके पास एक सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम के बाद मीटिंग्स वगैरह जो है वो चलती रही। इस मेटिंग के चलने की वजह से, इस इंटरब्रीडिंग की चलने की वजह से आपके पास एक कॉमन जीन पूल जो है वो बन गया। ठीक है, और वो कॉमन जीन पूल जो है वो आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं हुआ किसी का, रादर आपके पास एक सब लोगों का जो है वो इंडिजिनस तरीके से इवॉल्व जो है वो लोग हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास दिस रिप्रेजेंट्स दिस लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इट रिप्रेजेंट्स द मेटिंग। तो ये लोग जो है वो सब एक दूसरे के साथ मेट करते हुए इंडिजिनसली इवॉल्व हुए हैं। यानी कि आपके पास जो मॉडर्न यूरोपियन का ओरिजिन है वो अलग है, मॉडर्न एशियन का ओरिजिन अलग है, मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन का ओरिजिन अलग है, मॉडर्न अफ्रीकन का ओरिजिन जो है वो अलग है। ठीक है, किसी ने किसी को रिप्लेस नहीं किया, किसी ने किसी को मारा नहीं। ठीक है, ये बेसिकली इनका मानना है। और इसके अंदर बेसिकली जो इसके एविडेंसेस हैं वो यही हैं कि आपके पास बार बार माइग्रेशंस हुए हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, वो जो है वो बिल्कुल सही बात है। और सबसे जो एफिशिएंट एविडेंस आता है दैट इज फ्रॉम दी फॉसिल मोर्फोलॉजी। फॉसिल मोर्फोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि आपके पास चाइना के अंदर, जो चाइना के होमोसेपियंस हैं उनके अंदर जो है वो अभी भी शॉवल पैटर्न जो है वो मौजूद हैं। जो आपके पास चाइना मैन था उस टाइम के ऊपर, जो ज़ूकोदिया फॉसिल, जो ज़ूकोदिया केव सिस्टम से मिला था, उसके अंदर भी ये था। ठीक है, सिमिलरली ईपीएस जीन वो जो है वो शेरपास के अंदर आजकल भी मिलते हैं। तो इस तरह से दीज आर सर्टन फैक्टर्स। सिमिलरली आपके पास चाइना के अंदर हमें मिलता है कि उन्होंने अपने जो टूल्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद इवॉल्व किए थे। ठीक है, सो जेनेटिक एविडेंसेस के अंदर जो है वो हमें मिलता है दैट स्टिल यू हैव द डीएनए ऑफ नियंदरथाल मैन, 1 to 2% डीएनए ऑफ द नियंदरथाल मैन। और ये माना जाता है कि आपके पास जो यूरोपियंस हैं उनके अंदर नियंदरथाल मैन का जो डीएनए है इट इज मोर देन द एशियन पॉपुलेशन। माना जाता है, द कीवर्ड इज माना जाता है, क्योंकि इसी माना जाता है कि ऊपर जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। आगे चल के आज के दिन ही उसी क्वेश्चन को जो है वो हम करेंगे। ठीक है, सो वो जो है वो ये दीज आर ऑल द जेनेटिक एविडेंसेस। ठीक है, जो कि आपके पास इन चीजों को बताता है। अब बेसिकली अगर कंपैरिजन करें तो पहली थ्योरी का जो पलड़ा है वो भारी रहता है बिकॉज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एविडेंस जो आपको मिला है। ठीक है, तो दूसरी थ्योरी जो है वो उसको हमने नीचे गिरा दिया है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस। और दूसरा जो है वो आपके पास जो कोस्वाम्प के स्कल्स मिले हैं। कोस्वाम्प के स्कल साफ साफ दो तरह के माइग्रेशंस को बताते हैं। पहला माइग्रेशन जो कि 50,000 साल पहले हुआ, दूसरा माइग्रेशन जो कि 10,000 साल पहले हुआ। तो इसका मतलब है 50,000 साल पहले जो आया वो थोड़ा सा रबस्ट बिल्ट था, मतलब अगेन इरेक्टस वाले जो है वो फीचर्स थे। फिर उसके बाद जो होमोसेपियन आए वो 10,000 या फिर 12,000 साल पहले आए।
उन्होंने दूसरे वाले को रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास छोटे स्कल्स की, ग्रेसाइल स्कल्स की ही जो कंटिन्यूटी है वो यहाँ पे स्वॉप के अंदर दिखाई देती है। तो इसका मतलब अफ्रीका के अंदर रिप्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद लेक मुंगो के अंदर भी आपको यही दिखाई देता है अफ्रीका में। ठीक है, तो हमने अब जो हाइपोथेसिस बनाया है वो बेसिकली यही है दैट देयर वर कंफ्लिक्ट एज वेल एज देयर वाज इंटरब्रीडिंग। ठीक है, आपने लव भी किया है, आपने जो है वो लोगों से नफरत भी की है, और दोनों चीजों की वजह से, दोनों चीजों के होने की वजह से जो है वो आपके पास आजकल ये डीएनए भी मिलता है आपके पास, शॉवल पैटर्न भी मिलेगा आपके पास, नियंदरथाल का 1 to 2% डीएनए भी मिलेगा। बट ऑन दी अदर हैंड आपने बहुत सारे लोगों को मारा भी था, बहुत सारे लोगों को रिप्लेस भी किया था, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही है भाई बात? ठीक है जी, चलिए ठीक है। देन उसके बाद बात आती है नियंदरथाल्स की। ओके, तो नियंदरथाल मैन, दे वर द स्पीसीज बिटवीन 2,50,000 ईयर्स टू 2 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, जो कि आपके पास मिडल पेलियोलिथिक एरा के अंदर जो है वो रहे थे। ठीक है, जितनी भी हमने पहले बात की है इट इज अराउंड द लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, मिडल पेलियोलिथिक की जो है वो अभी तक हमने बात नहीं की थी। और लोअर पेलियोलिथिक के अंदर हमने देखा था दैट द टूल इंडस्ट्री दैट डेवलप्ड इट वाज नोन एज द ओल्डवान टूल इंडस्ट्री। और ओल्डवान टूल इंडस्ट्री ये इंडिजिनियसली इवॉल्व हुई है कई जगह के ऊपर इनटू द अशूलियन टूल इंडस्ट्री। ठीक है, ये जो है वो आपके पास अगेन दिस एवोल्यूशन इट स्टार्ट्स इन अफ्रीका इटसेल्फ। ठीक है, आपके पास जो होमो एर्गस्टर है वो इस चीज को जो है वो करता है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? ओके, तो उसने जो है वो इस एवोल्यूशन को जो है वो स्पीयर हेड किया। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जावा के अंदर ओल्डवान इंडस्ट्री तो है, लेकिन आपके पास जो है वो ज़्यादा बढ़िया अशूलियन इंडस्ट्री जो है वो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो बारी आती है दी चाइना मैन की। तो चाइना मैन के अंदर जो है वो अगेन आपको ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, सो आपके पास जो लोअर पेलियोलिथिक एज है वहां पे ओल्डवान इंडस्ट्री और अशूलियन इंडस्ट्री, ये दो तरह की इंडस्ट्रीज जो है उसका डेवलपमेंट आता है, वो जो है वो डेवलप करती है। ठीक है जी, फिर उसके बाद बात आती है नियंदरथाल मैन की। नियंदरथाल मैन जो है वो आपके पास थोड़ा सा और ज्यादा कॉग्निटिवली सेंसिटिव या फिर कॉग्निटिवली जो है वो इनहांस्ड स्पीसीज जो है वो बन जाता है। ऐसा ही कॉग्निटिवली इनहांस स्पीसीज जो है वो हम देखते थे कि हाइडलबर्ग के अंदर भी है। हाइडलबर्ग के अंदर मैंने समझाया था आपको कि तब जो है वो आपके पास कंपाउंड टूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। कंपाउंड टूल्स कैसे बनते हैं? उनको पता चल जाता है कि सबसे बेहतर तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से आप फ्लेक्स को कैसे निकाल सकते हो। तो वो जो है वो लेवोल्यूशन टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लेवोल्यूशन टेक्निक क्या थी? लेवोल्यूशन टेक्निक के अंदर एक पत्थर को इस तरह से रखा जाता था, पहले जोर से जो है वो स्ट्राइक किया जाता था, उसमें एक थोड़ा सा स्कार जो है वो बन जाता था। फिर स्कार को इस तरह से रख के, स्कार को इस तरह से रख के 130 डिग्री के एंगल के ऊपर ऊपर से स्ट्राइक किया जाता था। जब स्ट्राइक करते थे तो आपके पास एक चिप निकल जाती थी, फिर दूसरा स्ट्राइक किया जाता था, दूसरी चिप निकल जाती थी। तो इस तरह से जो है वो स्ट्राइक करते करते जो चिप्स हैं वो निकाली जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से जो लेवोल्यूशन टेक्निक है वो काम किया करती थी। 130 डिग्री के एंगल के ऊपर रखो, चिप निकल जाएगी। 30 डिग्री 130 के ऊपर एंगल रखो, चिप निकल जाएगी। ठीक है, इसी चीज को फिर उसके बाद लिया जाता था, इन्हीं फ्लेक्स को लिया जाता था और इन फ्लेक्स को पत्थर के साथ रगड़ के जो है वो शार्प कर लिया जाता था। ठीक है, रबिंग का ये लोग जो है वो यूज करते थे। फिर उसके बाद दे यूज टू हाफ्ट इट ऑन अ पर्टिकुलर वुड और अ पर्टिकुलर स्टिक ऑफ वुड। इट वुड हैव मेड अ वेरी गुड टूल और वेरी गुड हंटिंग टूल। ठीक है, तो वो जो है वो बन जाते थे। तो ऑलरेडी ऐसा एक डेवलपमेंट
उनके अंदर दिखाई देता है, जो हाइडलबर्ग मैन है उनके में दिखाई देता है। उसी चीज की कंटिन्यूटी जो है वो यहाँ पे भी है, नियंदरथाल मैन के अंदर भी है। ठीक है, बस नियंदरथाल मैन जो है वो इस टूल टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इवॉल्व करते हैं। ठीक है जी। So they are considered one of the closest relative to the Homo sapiens और the modern Homo sapiens। और ये जो है वो बेसिकली यूरोप से लेके वेस्ट एशिया के अंदर जो है वो रहा करते थे। और इनके पास बहुत अच्छे अच्छे टूल्स थे, बोन्स के बने हुए भी टूल्स मिलते थे, स्टोन के बने हुए भी टूल्स जो है वो मिलते थे। जो टर्म नियंदरथाल है ये सबसे पहले जो है वो आयरिश जियोलॉजिस्ट थे विलियम किंग, उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और उन्होंने जो है वो बेसिकली क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि आपके पास जो स्कल है, जो इसका पहला स्कल है जो इन्होंने खोज की थी जिसकी, या फिर जिसको इन्होंने एक्सकेवेट किया था, वो नियंदर वैली जर्मनी से जो है वो मिला था। ठीक है, तो अगेन आपके पास जो है वो इनिशियली इट वाज कंसिडर्ड अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज, बट लेटर धीरे धीरे जो है वो नियंदरथाल मैन इसको जो है वो सब स्पीसीज ऑफ मॉडर्न होमोसेपियन की तरह भी कुछ टाइम के लिए जो है वो हमने ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नियंदरथाल मैन इट थ्राइव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट्स। ठीक है, जैसे हाइडलबर्ग की कहानी है फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट्स, ये भी फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट्स। ठीक है, सो अगेन इसकी वजह से इनके जो फिजिकल फीचर्स हैं दे आर डिफरेंट। डिफरेंट कैसे? इनका रोबस्ट फिजिक है। ठीक है, चेस्ट इज बैरल शेप्ड। ठीक है, चेस्ट इज बैरल शेप्ड, इस चीज को याद रखना। लिम्स दे आर स्टॉकी, थोड़ा सा कद छोटा हो जाएगा, और जो आपके पास बोन्स हैं उनके अंदर हल्का सा कर्वेचर आएगा। कर्वेचर क्यों आएगा? ताकि ज्यादा से ज्यादा मस्कुलर अटैचमेंट्स जो है वो उसके साथ लग सके। ठीक है, दैट इज वेल सूटेड फॉर द कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि अगेन स्टॉकी बिल्ट होगा, आप ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट कर पाते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट कर पाते हैं देन ऑब्वियसली आपकी जो सर्वाइवेबिलिटी है उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है जी, अलाउइंग देम टू कंजर्व द हीट इफेक्टिवली। ठीक है, तो आपके पास जो है वो however the ecological changes they brought out the by the environmental shifts, नई जो स्पीसीज हैं प्लांट्स एनिमल्स वगैरह के वो बनने स्टार्ट हो गए थे, खास करके बड़े बड़े मैमथ्स वगैरह, बड़े बड़े दांतों वाले सेबर टूथ्स वगैरह ये आने शुरू हो गए थे। और ये माना जाता है कि आपके पास तकरीबन 41,000 ईयर्स अगो टू 39,000 ईयर्स अगो ये लोग जो है एक्सटिंक्ट हो गए। कई किताबों के अंदर यहाँ पे 35,000 साल की भी बात की गई है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आपके पास जो है वो उस टाइम के ऊपर यूरोप का क्लाइमेट गर्म हो रहा था, तो गर्मी जो है वो शायद ये लोग झेल नहीं पाए और ये लोग एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आपके पास सबसे पहला जो फॉसिल एविडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल एविडेंस मिलता है, दैट इज द नियंदर वैली फ्रॉम द नियंदर वैली जर्मनी। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली किंग को जो एक क्रेनियल वॉल्ट है वो मिला था, ब्रो रिजेस यहां तक के वो मिले थे, कुछ फेशियल स्केल्टन के पीसेस मिले थे, और कुछ जो है वो लिम्ब बोन्स मिले थे। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हुए एक फेस जो है वो नियंदरथाल का, या फिर ऐसे कह लीजिए पहला फेस जो है वो नियंदरथाल का हमने एक्सकेवेट किया। ठीक है, सो दीज रिमेन्स दे वर इनिशियली थॉट टू बी द ओल्डेस्ट ह्यूमन बींग्स उस टाइम के ऊपर, क्योंकि बात कब की हो रही है? 1856 की बात हो रही है, तब तो जस्ट इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुआ था। ठीक है, तो इतना पुराना जो है नियंदर वैली जर्मनी के अंदर आपको जो अवशेष मिला वो होमनिन स्पीसीज के साथ जो है वो काफी ज्यादा मेल खा रहा था। ठीक है, और हमने जो है वो बेसिकली मान लिया कि जो सबसे पुराना होमोसेपियन है वो यही होगा, जो सबसे पुराना स्पीसीज है वो यही होगा, क्योंकि तब तक हमें कोई अंदाजा नहीं था कि आपके पास ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो 70 लाख साल तक का डेट जो है वो निकाल सकता है। ठीक है, इतना लंबा जो है वो आपके पास अरसा हो चुका है आपको। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर भी जो बहुत रिसेंट डेट्स हैं वो 40 लाख तक की करवाई हैं, लेकिन अगर आप रिसर्च को पढ़ो तो आपके पास जो 70 लाख की डेट वाले जो एस्ट्रेलोपिथिकस तो नहीं कह सकते, बट पैरेंथ्रोपस जो है वो निकल जाते हैं। ठीक है, सैलेंथ्रोपस वगैरह वो सब लोग जो है वो डेट्स काफी पुरानी है। ठीक है, चलो,
सो इसका जो सिग्निफिकेंस निकल के आता है दैट दीज रिमेन्स दे वर इनिशियली थॉट ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन बीइंग इन द यूरोप, जिसके साथ साथ कुछ स्टोन टूल्स वगैरह भी एसोसिएट किए थे, ठीक है। और आपके पास जो है वो इसके वजह से जो एक ह्यूमन एवोल्यूशन की जो एक थीसिस है या फिर जो एक क्वेस्ट है वो जो है वो शुरू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देयर वर सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज इन द नियर बाय एरियाज, तो ये जो है वो होनी शुरू हो गई। तो हमने बेल्जियम का जो स्पाई केव है उसके अंदर काम किया, ठीक है। क्रोशिया के अंदर क्रापिना है, साइट है, वहां पे जो है वो अगेन नियंदरथाल मैन मिला है। फ्रांस के अंदर ला मुस्टेरिया, ला केना, ला शेपलेक्स, ठीक है, ये मिला है, ठीक है। देन उसके बाद इटली के अंदर गौत्री एची केव सिस्टम के अंदर जो है वो आपके पास मिला है। देन हंगरी के अंदर जो है वो सुब्यूक केव सिस्टम के अंदर आपको मिला है। इजराइल में तब्बू केव सिस्टम है, वहां से आपको मिला है। अमूद से मिला है, केबरा केव से मिला है, ठीक है। और आपके फिर उसके बाद केव रिपब्लिक की बात आती है, सिपका केव सिस्टम है, ओज केव सिस्टम है, वहां से जो है वो आपको इनके अवशेष मिले हैं। क्रीमिया के अंदर जो है वो मुजमका केव है, वहां से जो है वो मिला है। इसके अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंट है बेल्जियम का स्पाई केव कर लेना, क्रोशिया वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। फ्रांस का केव सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ला मुस्टेरिया कर देना, ला किला और लॉ केना, और उसके बाद शेपलेक्स, ला शेपलेक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है जी। फिर उसके बाद इटली वगैरह इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। इजराइल जरूरी है, तबू केव सिस्टम कर लेना, स्कूल केव सिस्टम ये कर लेना, ठीक है। तो दीज केव सिस्टम्स दे आर इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद बात आती है इराक की। इराक का शानीदार केव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शानीदार केव सिस्टम जो है वो आपके पास इट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द ईस्ट, जो सबसे ईस्ट का केव सिस्टम आपको मिला नियंदरथाल की रेंज का, वो इराक में है, शानीदार केव सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद नेदरलैंड्स, नॉर्थ सी की कोस्ट के ऊपर जो है वो आपको कुछ अवशेष मिले हैं। अब इसके हैं नहीं हैं, हमें ज्यादा इसके बारे में मालूमियत नहीं है, ज्यादा पता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीस की बात आती है, लकोनिस। फिर उसके बाद सीरिया की बात आती है, द्रेदे। देन उसके बाद स्पेन की बात आती है, अलसिधा। देन उसके बाद रशिया की बात आती है, ओकॉटनिकोव, ठीक है। तो ये जो है दीज आर द केव सिस्टम्स। इसके अंदर आपके पास ये दो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तो चाहे छोड़ देना, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसका। ओके, देन उसके बाद जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, तो थोड़ा सा हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या पता चला कि जो नियंदरथाल है इट इज डोमिनेटिंग द यूरोप, ठीक है। अभी तक जो सेंस हमने जिस चीज का बनाया, नियंदरथाल इज डोमिनेटिंग यूरोप, और यूरोप को डोमिनेट करते करते नियंदरथाल जो है वो इराक तक अपना रेंज जो है वो स्टैब्लिश उसने कर दिया है। दिस इज व्हाट वी हैव मेड सेंस अप टिल नाउ, ठीक है जी। नियंदरथाल को जब हम देखते हैं कि इतना बड़ा उसका डोमिनेंस रहता है, यूरोप के अंदर है, और आपके पास जो गर्म इलाके हैं मिडिल ईस्ट से लेके इराक तक के जो गर्म इलाके हैं जिनको हम गर्म मानते थे उस वक्त, वहां पे भी इसका डोमिनेंस है, ठीक है। तो नियंदरथाल को इस असेंबलेज को, जो इतने बड़े हड्डियों का असेंबलेज आपको मिला है, उस असेंबलेज को बेसिकली हुटन जैसे कुछ साइंटिस्ट ने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। ये दो पार्ट्स क्या क्या थे? पहला था क्लासिकल नियंदरथाल और क्लासिक नियंदरथाल, दूसरा था प्रोग्रेसिव नियंदरथाल। क्लासिक नियंदरथाल था, क्लासिक का मतलब क्या होता है? पुराना। पुराने का मतलब क्या है? जिसके प्रिमिटिव स्टाइल के जो फेशियल फीचर्स हैं वो होंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? क्लासिक। दे वर मोर रोबस्ट फीचर्स, प्रोनाउंस्ड ब्रो रिजेस, और बाकी जो प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं वो थे उनके अंदर, ठीक है। जैसे चिंपैंजी है, चिंपैंजी इज वेरी रोबस्ट, ठीक है।
मस्कुलर मास काफी ज्यादा हाई रहेगा, जो बोन डेंसिटी है वो काफी ज्यादा हाई रहेगी, हाइट जो है वो छोटी रहेगी। उसी के साथ साथ अगर हम पुराने ट्रेड्स जो होमिनिन ट्रेड्स हैं उसकी बात करें तो उसके अंदर क्या था, ब्रो रिजेस जो है वो देवर प्रोमिनेंट, प्रोग्नेथिज्म जो है वो थोड़ा सा आ रहा था, खास करके मिड फेज के अंदर प्रोग्नेथिज्म जो है वो आ रहा था। उसी के साथ साथ जो आपके पास जो साइनस का एरिया था वो आपके पास वाइड दिखाई दे रहा था। उसी के साथ साथ जो आपके पास नसल ब्रिज है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, खास करके जो आपके पास ये ब्रिज है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, एक रूट जो है वो आपको थोड़ी सी डिप्रेस्ड मिलेगी। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द प्रिमिटिव फीचर्स जो कि पुराने फीचर्स की तरह हमने ट्रीट किए हैं। इवॉल्व्ड फीचर्स आर कि थोड़ा सा हल्का सा चिन का डेवलपमेंट मिलता है, दे आर इवॉल्व्ड फीचर्स। जो आपके पास क्रेनियल कैपेसिटी है, खैर चलो फेशियल फीचर्स की बात हो रही है क्योंकि आपके पास जो नाक है वो थोड़ा सा सामने की तरफ उभरा हुआ मिलेगा। ठीक है, जो आपके पास ये चीक बोन्स हैं वो आपके पास थोड़ी सी आगे की तरफ मिलेंगी। दीज आर द इवॉल्व्ड फीचर्स। तो क्लासिक का मतलब है पुराना, पुराना का मतलब कि आपके पास जो फेशियल फीचर्स हैं वो दे आर मच प्रिमिटिव। ठीक है, खैर ये वर्ड जो है इट इज वेरी अनएथिकल। हुटन का क्लासिफिकेशन भी इट वाज एंटायरली अनएथिकल, लेकिन दिस इज हाउ द थिंग्स वेंट देन। ठीक है, सो दीज फीचर्स दे वर मोर कंजर्वेटिव और क्लासिकल। ऐसे जो होमोसेपियंस हैं ये लाश एपलेक्स, ठीक है, लाश एपलेक्स कहां पे, इन फ्रांस, मोस्टेरिया, लाकिना, लाफेरे, यानी कि ये फ्रांस से आपके पास अवशेष मिले हैं क्लासिकल वाले। फिर उसके बाद दीज आर द क्लासिक ट्रेट्स। हेड जो है इट विल बी रिसीडिंग बैकवर्ड्स, ब्रो रिजेस जो है वो दे विल बी प्रोमिनेंट, देयर विल बी अ डिप्रेस्ड नोज केस ऑल्सो। ठीक है, नाक बना हुआ है लेकिन नाक का जो ब्रिज है यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, नाक का जो ब्रिज है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा। फेस जो है वो खास करके जो मिड फेस है वो आगे की तरफ जो है वो स्लांट कर रहा होगा, थोड़ा सा प्रोग्नेथिज्म जो है वो दिखाई देगा, ये इंटायरली बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ चिन का डेवलपमेंट जो है वो नहीं है, चिन का डेवलपमेंट होता तो कुछ इस तरह से होता, इस तरह से दिखाई देता। चिन का डेवलपमेंट जो है वो आपके पास नहीं है, यहीं से जो है वो कंटिन्यूटी बैकवर्ड्स है। ठीक है, जो आपके पास मैंडिबल है वो ये जॉ बोन जो है वो आपके पास बड़ी होगी, बड़ी है ये जॉ बोन। ठीक है, ये जो सारा का सारा आपके पास फेशियल फीचर्स हैं, ये इन फेशियल फीचर्स को देखते हुए हुटन, क्योंकि हुटन जो है उस टाइम के ऊपर क्लासिफाई कर रहे थे अलग अलग रेसेस को, तो रेसिस को क्लासिफाई कर रहा है एक यूरोपियन, तो दिमाग में तो रेसिज्म होगा ही। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली जो है वो इन्हीं फेशियल फीचर्स को देखा और उन्होंने कहा कि ये फेशियल फीचर्स तो ना थोड़े से प्रिमिटिव हैं, ठीक है, थोड़े से पुराने लग रहे हैं, तो इसको जो है वो बिना कुछ डेट वगैरह देखते हुए उन्होंने जो है उसको लिखा कि ये तो है क्लासिकल नेanderthal। ठीक है, तो इसको क्लासिकल जो है वो ठप्पा दे दिया। और देन उसके बाद जो दूसरा था दैट वाज द प्रोग्रेसिव नेanderthal। प्रोग्रेसिव नेanderthal दे वर मोर ग्रेसाइल। ठीक है, और ज्यादातर जो फीचर्स थे वो मॉडर्न ह्यूमन मोर्फोलॉजी के साथ जो है मेल खाते थे। कैसे फीचर्स, थोड़ा सा ठुड्डी का डेवलपमेंट हल्का सा, ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा होगा तो ये होमोसेपियन ही बन जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ जो आपके पास ये नस्ल ब्रिज है ये आगे की तरफ है, नाक जो है वो आपके पास आगे की तरफ होगा। उसी के साथ साथ जो प्रोग्नेथिज्म है इट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, जो ये क्रेनियल वॉल्ट है वो थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, इनका तो बिल्कुल ही बैकवर्ड था। जो ब्रो रिजेस हैं वो आपके पास थोड़ी सी सेटल्ड मिलेंगे आपको। सेटल्ड का मतलब क्या है, थोड़ी सी आपको शांत मिलेंगी, अंदर की तरफ मिलेंगी, सामने की तरफ प्रोनाउंस्ड नहीं होंगी। ठीक है जी, अब इनको देखिए भाई साहब को। ठीक है, अगेन आपके पास प्रोग्नेथिज्म जो है वो इट इज रिड्यूस्ड, दांत जो है वो बिल्कुल सीधे हैं, आगे की तरफ आ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, जो आपके पास ब्रो रिजेस हैं दे आर रिड्यूस्ड। उसी के बाद खैर चलो क्रेनियम की बात नहीं करते हैं। ठीक है, उसी के बाद जो नोज है वो आगे की तरफ आ रहा है। ठीक है, जो आपके पास सॉकेट्स हैं वो अब बड़े हो चुके हैं।
ठीक है, नोज सिर्फ आगे की तरफ नहीं आ रहा है, यहां पे जो एक नसल डिप्रेशन है वो भी जो है वो बन रहा है, जैसे आपके अंदर यहां पे होता है, हाथ लगाइए यहां पे मिलेगा आपको बिल्कुल। ठीक है, ब्रो रिजेस जो है वो यहां पे तो उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट यहां पे एक जो फ्यूजन होता था ये ब्रो रिजेस का, वो जो है वो नहीं है। तो कुछ इन चीजों को देखते हुए जो टीथ हैं वो भी जो है वो आपके पास छोटे मिलेंगे, स्मॉल टीथ हैं इसके। ठीक है, इन सारी चीजों को देखते हुए, 2 मिनट में समझाता हूं। इन सारी चीजों को देखते हुए हुटन जो है वो कहते हैं दैट ये लोग जो है दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द प्रोग्रेसिव। ठीक है, अब जो प्रोग्रेसिव है ये कहां पे मिले? क्रोशिया से मिले, जर्मनी से मिले, माउंट कैरामल से मिले, जर्मनी से स्टीनहाइम से मिले। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से आपके पास ये मिलते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनके करेक्टरिस्टिक्स की। हाँ जी, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ चिन? कोई एडवांटेज नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है चिन का कोई ज्यादा, बट दिस इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स और द की फीचर ऑफ द होमोसेपियंस। ठीक है, चलिए अब देखो, क्लासिक, क्लासिक का मतलब था पुराना। पुराने का मतलब क्या है कि इसकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या होगी, कम या ज्यादा? बोलो भाई। कम होगी, लेकिन इसकी तो ज्यादा है, इसकी 1600 आ रही है, इसकी 1400 आ रही है। प्रोग्रेसिव की कम है, क्लासिकल की ज्यादा है। यहीं से जो पहला क्राइसिस है इस क्लासिफिकेशन का वो शुरू हो जाता है। ठीक है, कि और उसके बाद डेटिंग। कैसे कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये भी है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज है डेटिंग। डेट से आपके पास कुछ ऐसा पता नहीं चलता है कि ये पुराना है ये नया है, ऐसा असेंबलेज का कुछ नहीं पता चलता है। कुछ जो यूरोप के अंदर आपको मिलते हैं नियंदरथाल मैन, वो काफी ज्यादा नए हैं रादर देन व्हाट वी हैव सीन इन इजराइल। इजराइल वालों को आपने कह दिया प्रोग्रेसिव, दैट दे आर न्यू, बट यूरोपियंस दे आर न्यू। यूरोप की जो डेटिंग की गई वो की गई 40,000, 45,000, 50,000 वाली। जो इजराइल के अंदर डेट्स आई हैं वो आई हैं 1 लाख साल की, 1,20,000 साल की, कईयों की 1,25,000 साल की। तो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो क्लासिफिकेशन है इसको कंटेस्ट किया गया है, इसको जो है वो आपके पास सही नहीं माना गया। ठीक है जी, तो आपके पास जो क्लासिकल नेंदरथाल मैन है, जो प्रोग्रेसिव नेंदरथाल मैन है, जो क्लासिकल नेंदरथाल मैन है उसकी क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा है, 1600 सीसी की है, और आपके पास जो प्रोग्रेसिव नेंदरथाल है उसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो 1400 सीसी की है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास, और बेसिकली ऐसा क्यों है, वाई इज इट सो? क्योंकि क्लासिकल नेंदरथाल जो है वो कहां पे रह रहा है, वो ठंडे क्लाइमेट में रह रहा है, यूरोप में रह रहा है। वो मिला है आपको नॉर्थ सी के आसपास। ठीक है, वहां तक ये पहुंच चुका है। तो जब आप वहां तक नॉर्थ सी तक पहुंच चुके हो और वहां पे है ठंडा क्लाइमेट, तो आपको क्रेनियल कैपेसिटी बड़ी चाहिए ताकि आप हीट जो है वो जनरेट कर पाओ। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1600 से लेके 1400 सीसी की बनती है। देन उसके बाद जो स्कल का शेप है ये ब्रॉड एंड लार्ज है, बाकी जो है वो फीचर्स वैसे ही दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव के अंदर लार्ज है लेकिन थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग है। ठीक है, देन उसके बाद जो सेफेलिक इंडेक्स है इनका थोड़ा सा लोअर मिलता है बिकॉज ऑफ द लॉन्गर हेड, इनका थोड़ा सा राउंडेड हेड है। ठीक है, अब देखो जो लॉन्गर हेड है डॉलिगोसेफेलिक फीचर्स थे, देवर ऑल्सो इन दी जावा मैन। कुछ जो है वो उस वक्त जब रेशियल क्लासिफिकेशन हो रहा था, कुछ ब्लैक जो
ब्लैक इंसेस्टर्स की स्कल जो मानी जाती थी उस वक्त, वो जो है वो आपके पास उनके अंदर भी डॉलिगोसेफेलिक हेड था, लंबा हेड था। क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ी सी कम थी। क्रेनियल कैपेसिटी का या फिर आपके पास जो क्रेनियम इंडेक्स होता है उसका जो फार्मूला होता है दैट इज आपके पास दी ब्रेड्थ ऑफ द हेड ओवर लेंथ इनटू 100। तो इससे बेसिकली जो है वो आपके पास इंडेक्स से परसेंटेज वगैरह आ जाती है, अगर 100 हटा दोगे तो परसेंटेज नहीं आएगी। तो इस तरह से आपके पास जो क्रेनियल कैपेसिटी है, बिकॉज इट इज द लॉन्गर हेड, डॉलिगोसेफेलिक है, तो इस वजह से जो है वो आपके पास क्रेनियल इंडेक्स जो है वो छोटा मिलता है आपको। ठीक है, तो बेसिकली जो है दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस कि उस वक्त जो है वो इनको भी एक तरह से क्लासिकल जो है वो कहा गया। ठीक है, चलो अगर नहीं समझ में आ रहा तो रेशियल क्लासिफिकेशन के अंदर उसको कर लेंगे, छोड़ दो फिलहाल के लिए। ठीक है, तो आपके पास जो स्कल का शेप है इट इज मोर ब्रॉड लार्ज, इनका जो है वो लार्ज तो है लेकिन इट इज लॉन्ग, मोर लॉन्ग। ठीक है, जो आपके पास सेफेलिक इंडेक्स है वो कम है, इनका जो है वो हायर मिलता है। ठीक है, वॉल्ट ऑफ द स्कल इनका क्लासिकल का लोअर रहेगा, प्रोग्रेसिव का जो है वो हायर रहेगा। फोरहेड जो है वो पीछे की तरफ रिसीड करता हुआ दिखाई देगा, इनके पास प्रोग्रेसिव के अंदर जो है वो रिसीड करता हुआ नहीं दिखाई देता है। ऑसिपिटल रीजन पीछे की तरफ जो है वो प्रोट्रूड करता हुआ दिखाई देगा, प्रोग्रेसिव के अंदर जो है वो इट इज लेस प्रोट्रूडिंग। सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस जो है वो दे आर मोर लार्ज एंड कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव के अंदर जो है लार्ज तो है लेकिन आपके पास देयर इज अ सेपरेशन इन द मिडल। ठीक है जी, फिर उसके बाद बात आती है द ऑर्बिट्स और द आई सॉकेट्स, they are less rounded in the classical one, but in the progressive one they are more rounded. Then the upper jaw or the maxilla, it is projecting in the upper jaw in the classical one, but आपके पास जो है वो प्रोग्रेसिव के अंदर ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। zygomatic bone, it is more flat, more pronounced, here it is more angled, थोड़ी सी चिसल्ड है, यानी कि फेस कट इनका अच्छा बन रहा है। ठीक है, देन ऑन द अदर हैंड आपके पास जो है वो नोज है, इट इज ब्रॉड एंड लार्ज, इनका जो है वो नोज इट इज लेस ब्रॉड। रेमी दैट इज द लोअर जॉ, दिस बोन इट इज नोन एज रेमी, जहां पे आपके कान से लेके नीचे यहां तक की जो ये रीजन होता है इसको हम कहते हैं रेमी। ठीक है, इट इज मोर ब्रॉड, इनकी जो है वो लेंथ के अंदर काफी सारी वेरिएबिलिटी है। ठीक है, अगर टीथ की बात की जाए तो जो आपके पास क्लासिकल हैं बड़े दांत हैं, इनके पास छोटे दांत हैं। जो बॉडी बिल्ट है इट इज मोर स्टॉकी इन दी क्लासिकल, इट इज मीडियम इन दी प्रोग्रेसिव वन। जो फेस है इट इज मोर लॉन्ग एंड प्रोग्नेथनिक, ऑन द अदर हैंड द फेस इट इज मीडियम एज वेल एज शॉर्ट इन दी किस वाले में, इन दी प्रोग्रेसिव। ठीक है, देन द सरफेस ऑफ द स्कल इट इज मोर रफ इन दी क्लासिकल एंड लेस रफ इन दी प्रोग्रेसिव। ठीक है जी, तो ये जो है वो दीज आर दी डिफरेंसेस और द फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द क्लासिकल एंड द प्रोग्रेसिव वन। ठीक है, बात आती है सिमिलैरिटीज की। सो सिमिलैरिटी, पहली सिमिलैरिटी वर्टिब्रल कॉलम दोनों का जो है वो शॉर्ट है। थोरैक्स रीजन रिब्स दोनों की ही मोटी हैं, ब्रॉड हैं, और आपके पास जो चेस्ट की कैविटी है वो बड़ी स्ट्रांगली डेवलप्ड है। बिकॉज चेस्ट की कैविटी क्यों अच्छी तरीके से बनी होगी, द रीजन बीइंग इज कहां पे रह रहे हैं ये लोग, कोल्ड क्लाइमेट के अंदर। कोल्ड क्लाइमेट में यू नीड हाई मेटाबॉलिक रेट्स। उन हाई मेटाबॉलिक रेट्स को स्टेबलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अच्छा थोरैसिक वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, इंडियंस को यूरोप के अंदर ले जाओ, वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा ठंड मनाते हैं, और ऑन दी अदर हैंड अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह वाले देखो तो वो ज्यादा जो है वो ठंड नहीं मनाएंगे, ज्यादा जो है उस चीज को फील नहीं करेंगे। द रीजन बीइंग इज कि उनके मेटाबॉलिक रेट्स जो है दे आर यूजुअली ऑन दी हायर एंड। ठीक है, और
देयर इज अ फिजिकल अडेप्टेशन एट दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट की जो थोरेसिक वॉल्यूम है, जो थ्रस्ट वॉल्यूम है, थ्रस्ट वॉल्यूम होता है लंबी सांस का जो वॉल्यूम होता है, आपके अंदर इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि चेस्ट जो है वो इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि आप हॉट क्लाइमेट के लिए बने हुए हो। यहाँ पे जरूरत नहीं है उतने मेटाबॉलिक रेट्स की। अगर मेटाबॉलिक रेट्स कुछ ज्यादा होंगे तो हीट ज्यादा जनरेट हो जाएगी। हीट को कहां पे डिस्चार्ज करोगे? हॉट क्लाइमेट में तो ऑलरेडी हो आप। ठीक है, तो इसकी वजह से आप ही को चक्कर खा के गिरना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल असेंबलीज में याद हो बच्चे चक्कर खा के गिर जाते थे, दिस वाज द रीजन। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो वही जो चीजें हैं वो यहां पे हैं, दैट जो आपके पास चेस्ट वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा हाई मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से थर्स्ट जो एक है, ब्रेथ का जो थर्स्ट होता है दैट इज क्वाइट हाई। मेटाबॉलिक रेट्स को वो स्टेबलाइज करके रखता है। तो द चेस्ट और द थोरेक्स रीजन इट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इनके अंदर। देन उसके बाद जो हीमर बोन है इट इज शॉर्ट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हीमर बोन डोले। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अपर आर्म की जो बोन है ये शॉर्ट है, ये स्टडी है। ठीक है, और इसका जो हेड है, हेड क्या होता है? जो यहां पे ये जोड़ होता है शोल्डर का, जो कि आपके पास इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, ये जो है वो आपके पास बड़ा होगा, लार्ज है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद बात आती है दी अपर बॉडी, इट इज मोर मस्कुलर। ठीक है, जो फिंगर्स हैं दे आर मोर रोबस्ट। रोबस्ट क्यों है? क्योंकि अगेन हथियार पकड़ने के लिए जो है वो काम आती हैं इतनी रोबस्ट फिंगर्स। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो है वो फोर आर्म के अंदर जो है वो कर्वेचर है, खास करके जो आपकी रेडियस बोन है। ऐसे हाथ रखिए, बाहर वाली जो बोन होगी दैट विल बी द रेडियस बोन। तो इन बोन्स के अंदर जो है वो कर्वेचर रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद जो आपके पास अटैचमेंट्स हैं दे आर क्वाइट मस्कुलर। नीचे वाले आप लिम्ब अटैचमेंट्स, मस्कुलर अटैचमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा प्रोनाउंस्ड हैं। इसका मतलब है मस्कुलर मास इनमें काफी ज्यादा था। ठीक है, स्टेचर शॉर्ट ही रहेगा, पोस्चर जो है वो पूरी तरह से इरेक्ट रहेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उस टाइम की 40 साल की मानी जाती थी, विच वॉज क्वाइट सिमिलर टू दी मॉडर्न होमोसेपियंस एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? नियंदरथाल समझ में आया? हाँ या ना? एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलिए उसी के साथ साथ चलो बाद में करेंगे फिर, क्वेश्चन को टाइम नहीं मिलता है अभी, आधा घंटा ही बचा। देखो, नियंदरथाल मैन के साथ दो कंट्रोवर्सीज हैं। ठीक है, अभी तक दो कंट्रोवर्सीज मेजर हैं। एक तो चलो ये कंट्रोवर्सी है कि नियंदरथाल मैन को होमोसेपियन की कैटेगरी के अंदर रखा जाए ना रखा जाए, आर्क एक होमोसेपियन बना दिया जाए। उसका हमने जो है वो अलग से मतलब निकाल लिया है, उसका अलग से जो है वो हमने हल निकाल लिया है कि नियंदरथाल मैन को जो है वो होमो नियंदरथालेंसिस की तरह ही जो है वो स्टडी किया जाना चाहिए, अलग स्पीसीज की तरह स्टडी किया जाना चाहिए। द रीजन फॉर इट इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इतना ज्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कि आपके पास जो है वो नॉर्थ सी की कोस्ट से होते हुए आप इराक की तरफ जा रहे हो, इतना बड़ा जो है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना बड़ा जो है वो इसका कल्चरल कम्प्लेक्स मिला है। तो क्यों हम इसको जो है वो एक होमोसेपियन के नीचे रखेंगे? ठीक है, तो इसको जो है वो हम अलग तरीके से ही स्टडी करते हैं। ठीक है, कई लोग अभी भी जो है वो मानते हैं कि नहीं, इसको होमो नियंदरथालेंसिस होमोसेपियनेसिस की तरह जो है वो स्टडी किया जाना चाहिए। चलो वो बातें अलग हैं। दो मेजर कंट्रोवर्सीज हैं जो कि बार बार जो है वो डिबेट का विषय बनती रहती हैं। पहली कंट्रोवर्सी है कि ये जो हुटन वाली क्लासिफिकेशन है इसकी कोई वैलिडिटी है भी या नहीं, जिसका जवाब जो है वो सीधे सीधे आता है ना, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, उसका अब सीधा सीधा जो है वो अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि आपके पास जो है वो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोग्रेसिव एंड द क्लासिकल नियंदरथाल मैन इट इज वैलिड और नॉट करके जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अंदर आप बड़ा बड़ा नो लिख के जो है वो नहीं आ सकते, आपको उस नो के डेवलपमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो बताना पड़ेगा।
ये पहली कंट्रोवर्सी है। दूसरी जो कंट्रोवर्सी आती है नियंदरथाल मैन की, वो ये है कि नियंदरथाल मैन जो है वो वर दे डिसेंडेंट्स टू द मॉडर्न यूरोपियंस और नॉट। उसको किस तरह से पूछा जाता है? अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द मॉडर्न यूरोपियंस और नॉट। उसको जो है वो इस तरह से पूछा जाएगा कि जो नियंदरथाल मैन है, क्योंकि डिसेंडेंट्स टू द मॉडर्न यूरोपियंस, इसका जो सीधा सीधा रुख है वो इस थ्योरी के ऊपर है। इस थ्योरी की डायग्राम को देखना, जो मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस हमने किया था। ठीक है, यूरोपियन होमो इरेक्टस, पेटालोना मैन, जो कि आपके पास कहां पे मिला? स्पेन में। उसी को हम मानते हैं इट समवट इज रिलेटेड और इवॉल्व इनटू द नियंदरथाल, और नियंदरथाल जो है वो मॉडर्न यूरोपियंस के अंदर इवॉल्व कर गए। ठीक है जी, मॉडर्न यूरोपियंस के अंदर ये लोग इवॉल्व कर गए, और जो इसका रीजन बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि मॉडर्न यूरोपियंस के अंदर जो डीएनए है नियंदरथाल मैन का, वो सबसे ज्यादा मिला है, बाकियों के अंदर जो डीएनए है वो कम मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इस थ्योरी के पर्सपेक्टिव से हम ये मानते हैं दैट द नियंदरथाल मैन दे आर मच नियर टू द मॉडर्न यूरोपियंस। तो इस स्टेटमेंट की क्या वैलिडिटी है? आर द नियंदरथाल मैन द डिसेंडेंट्स ऑफ द होमो सेपियंस और नॉट? ये बात है, दूसरी बात। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को जो है वो हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला है दैट इज, शुड वी स्टिल डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लासिकल एंड द प्रोग्रेसिव नियंदरथाल? भैया इसकी कोई जो है वो वैलिडिटी है भी या फिर नहीं है, या फिर ऊपर वाली ही बातें हैं ये। ठीक है जी, सो the terminology of the classical and the progressive, it was given by whom? हुटन। हुटन ये वही है, अर्नस्ट हुटन, जो जिन्होंने इंडिया की रेशियल क्लासिफिकेशन को भी बनाया था, बताया था। ठीक है, तो द नियंदरथाल मैन, अगेन आपके पास जो है वो क्लासिकल का मतलब है जिसके जो फेशियल फीचर्स हैं, नॉट क्रेनियल फीचर्स, जिसके फेशियल फीचर्स जो हैं दे आर मोर प्रिमिटिव। ठीक है, दे आर मोर क्लासिकल, दे आर मोर ओल्ड, दे आर मोर कंजर्वेटिव, कुछ भी लिख सकते हो। और प्रोग्रेसिव का मतलब है जिसके फेशियल फीचर्स दे आर मोर मॉडर्न। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो आपके पास ये दो चीजें हैं। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो इसको, इसके असेंबलेज को, जैसे हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ किया था, रोबस्ट और ग्रेसाइल, उसी चीज को यहां पे जो है हम लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिनके पास क्लासिकल फीचर्स हैं उनको क्लासिक कह दिया, जिनके पास प्रोग्रेसिव फीचर्स हैं उनको प्रोग्रेसिव कह दिया। ठीक है, अब अलग अलग लोगों का इस इशू के ऊपर कहना है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड, इसी के साथ साथ हमने ये स्पष्टीकरण भी है, द प्रोग्रेसिव दे लिव्ड मच अर्लियर, ये नए हैं, इनकी जो डेट है वो नई है। क्लासिकल, इनकी डेट जो है वो पुरानी है। क्लासिकल की डेट अगेन 1,45,000 तक चली जाती है। इनकी डेट जो है वो इट इज मोर नियर 40,000 साल की भी डेट आई है क्लासिकल वालों की। ठीक है, तो अगर डेट को देखा जाए और अगर इस क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो उल्टा होना चाहिए था। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपने सिर्फ फेशियल फीचर्स को देखा, फेशियल फीचर्स को देखते हुए आपने इसका डिवीजन कर दिया इनटू द क्लासिकल एंड द मॉडर्न वन और इन द प्रोग्रेसिव वन। ठीक है जी, तो आपने बड़ा आसानी से जो है वो सिर्फ और सिर्फ फेशियल फीचर्स को देखा, और आपने हाइपोथाइज कर दिया कि जिनके फेशियल फीचर्स थोड़े से परमिटिव होंगे, ब्रो रिजेस बड़े होंगे, उनको हम पुराने मान लेते हैं, और जिनके पास जो है वो ये सारी चीजें नए मॉडर्न होमोसेपियंस वाली रहेंगी, उनको जो है वो हम नया मान लेते हैं। आपने हाइपोथाइज कर दिया। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब डेट्स निकलती हैं, डेट्स कुछ और ही सिलसिला बता देती हैं। डेट्स बताती हैं कि ये जो आपके लिए क्लासिकल मान लिया था, ये जो है वो रीसेंट है, ये तो असल में रीसेंट है, यानी कि इनको तो जो है वो आपके पास प्रोग्रेसिव मानना चाहिए था। और जिनको आपने प्रोग्रेसिव मान लिया था,
वो तो जो है वो आपके पास पुराने निकले, उनको क्लासिकल मानना चाहिए था. सो देयर इज दिस डायकॉटमी बिटवीन इट. सिमिलरली जब आप क्रेनियल कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है, खास करके जो आपका ला शॉपलेक्स और आपके पास जो इजराइल के अंदर जो मिले हैं आपको, उनकी क्रेनियल कैपेसिटीज वगैरह को कंपेयर करते हैं तो पहले वाले की, क्लासिकल वाले की क्रेनियल कैपेसिटी भी ज्यादा आ जाती है. ठीक है जी. तो इस तरह से आपके पास ये जो असेंबलेज है, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू अस नाउ. ठीक है. अब इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव जो है वो दिए हैं. सबसे पहले जो पर्सपेक्टिव आता है वो आता है एरिक टिकॉस का. ठीक है. तो टिंकॉस बेसिकली कहते हैं कि ये जो स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिकल वर्सेस द प्रोग्रेसिव, ये जो है वो बेसिकली आपके पास इसका कोई कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी, कुछ जो है वो इसके साथ सब्सटेंस नहीं है नियंदरथाल की वेरिएबिलिटी के ऊपर. ठीक है. तो वो बेसिकली मानते हैं कि आपके पास वाइल सम फीचर्स दे अपीयर टू चेंज ओवर टाइम, द अदर्स डोंट. ठीक है. तो वो कहते हैं कि नियंदरथाल को आप एक ही कैटेगरी के अंदर रखिए और हर एक नियंदरथाल को अपने अपने तरीके से स्टडी किया जाना चाहिए. उनका मानना है कि आपके पास दीज आर मोर रिलेटेड, दीज फीचर्स दे आर मोर रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस एंड जीन फ्लो. ठीक है. तो आपके पास ये जो स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन है ये नहीं होनी चाहिए. हाउ दे आर रिलेटेड टू द जीन फ्लो क्लासिफिकेशन. एक नियंदरथाल यूरोप के अंदर रह रहा है. अब जो नियंदरथाल यूरोप के अंदर रह रहा है वहां पे उसके पास रोबस्ट फीचर्स तो होंगे ही. जो नियंदरथाल स्कूल केव वगैरह, इस केव सिस्टम के अंदर, गर्म केव सिस्टम के अंदर रह रहा है, या फिर आपके पास इजराइल के अंदर रह रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली कुछ फीचर्स जो है वो आपके पास क्या कह सकते हैं इस चीज को, कि आपके पास कुछ ग्रेसाइल फीचर्स जो है वो होंगे. ठीक है. सो इस तरह से वी शुड सी द एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इवॉल्व. ठीक है. हम इन फीचर्स को किस तरह से ये फीचर्स जो है इवॉल्व करे हैं उसको हमें स्टडी करना चाहिए. ठीक है. और नियंदरथाल असेंबलेज जो है वो काफी वाइड है, काफी वेरिड है, और हम इसको जो है वो इस तरह से एक वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं. फिर उसके बाद जो है वो जाओ जिलहो की बात आती है. अगेन ही इज अ साइंटिस्ट जिन्होंने नियंदरथाल मैन के ऊपर काम किया है. ठीक है. सो आर्कोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से काम किया. पहले नियंदरथाल मैन को यह माना जाता था कि नियंदरथाल मैन जो था, अगेन हम अगर कार्टून्स वगैरह के अंदर देखें तो नियंदरथाल मैन को कैरिकेचराइज किया जाता था. उसको ऐसे बताया जाता था दैट ये जो है वो ही वॉज वेरी डम्ब काइंड ऑफ एप मैन, जो कि यूरोप के अंदर था. और वहां पे जो है वो यूरोप के अंदर, बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, इसके पास कुछ जो है वो रिलीजन वगैरह नहीं था, ही वॉज वेरी बारबेरिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको होमोसेपियंस आए और होमोसेपियंस मारते हुए चले गए. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हाइपोथाइज देन. लेकिन ऑन द अदर हैंड इवन किंग ऑल्सो हाइपोथेसिस का, जो विलियम किंग जिन्होंने नियंदरथाल की खोज की थी, वो भी यही मानते थे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो जिल्हो ने रिसर्च की है, जिल्हो की रिसर्च हमें यह बताती है कि द नियंदरथाल मैन, चाहे वो प्रोग्रेसिव हो चाहे वो क्लासिकल हो, तकरीबन हर एक नियंदरथाल मैन के अंदर कोई ना कोई तरह का सिंबॉलिक एसोसिएशन जो है वो छिपा हुआ था. उसके अंदर रिलीजन था, उसके अंदर टूल्स का डेवलपमेंट था, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था, टूल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था, वो लैंग्वेज भी बोलता होगा, उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होता होगा, एंड ही वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग देन दी होमोसेपियंस. ऐसा कैसे पता चला? हमें कुछ टूल असेंबलेज मिला है, खासकर मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री जो है वो हमें मिली है. ऐसी टूल इंडस्ट्री जिसके अंदर बड़े अच्छे वेल शार्पन टूल्स जो है वो आपको मिले हैं. द टूल्स विच वर कैपेबल टू हंट इवन अ मैमथ, ऐसे टूल्स मिले आपको. ठीक है. और ये टूल्स जो है ऐसा नहीं है कि आपके पास क्लासिकल के अंदर नहीं मिले, प्रोग्रेसिव के अंदर मिले हैं, बड़े सर वाले नियंदरथाल के पास ही मिले, छोटे के वाले के पास नहीं मिले, ये सबके पास हैं.
सिंबॉलिक एसोसिएशन सबके पास है, सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, इवन जिल्हो ने जो क्लासिकल माने जाने वाले नियंदरथाल मैन थे बाद वाले, उसके ऊपर काम किया। उन्होंने दिखाया कि देवर मच मोर डेवलप्ड, जिनको आपने क्लासिकल कह दिया, जिसको आपने पुराना कह दिया। ठीक है, सो ही आर्ग्यूज दैट द कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द अर्ली प्रोग्रेसिव एंड द लेटर नियंदरथाल मैन, दे आर नॉट सब्सटेंशियल इनफ कि आप इनका जो है वो कैटेगराइजेशन कर सको। ठीक है जी, तो बेसिकली आपके पास अगेन दीज आर ओनली द इन्वायरमेंटल अडेप्टेशंस, और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जॉन हॉक्स। ठीक है, सो अगेन ही फोकस्ड ऑन द ह्यूमन एवोल्यूशन एंड द जेनेटिक्स। तो हॉक्स ने बेसिकली ये डिस्कस किया है कि जो आपके पास नियंदरथाल मैन था, जिसको आपने प्रोग्रेसिव मान लिया, एक को आपने क्लासिकल मान लिया, उनका आपस में भी जो है वो इंटरब्रीडिंग होती होगी, ये इनका मानना है। और ना सिर्फ इनकी इंटरब्रीडिंग होती होगी, देयर वाज आल्सो इंटरब्रीडिंग बिटवीन द नियंदरथाल मैन और नियंदरथाल मैन क्लासिकल प्रोग्रेसिव एंड द होमोसेपियंस, वो भी इंटरब्रीडिंग हुई। तो जब ये तीनों लोग, नियंदरथाल, क्लासिकल, प्रोग्रेसिव, होमोसेपियन, एक तरह का जीन पूल शेयर कर रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो दैट क्लासिकल एंड प्रोग्रेसिव बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, सो ही नोट्स दैट सम ट्रेट्स दे आर एसोसिएटेड विद द प्रोग्रेसिव नियंदरथाल might result from the gene flow, further complicating this kind of classical progressive distinction. ठीक है, फिर उसके बाद क्लाइव फिनलेसन, अगेन ही इज अ इकोलॉजिस्ट एंड द एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। अगेन उनका भी जो है वो मानना बिल्कुल सिमिलर है कि आपके पास कोई यूज नहीं है इसका क्लासिकल प्रोग्रेसिव की मोर्फोलॉजी का। रादर देन दैट आप एनवायरनमेंट को समझिए, आप उस टाइम के ऊपर जो एनवायरमेंटल नीश जहां पे वो अडेप्ट करते थे, टूल्स कैसे यूज करते थे, उन चीजों को समझिए। जब आप इन चीजों को समझ लेंगे, देन इट विल बी मच मोर फ्रूटफुल कि आप जो है वो नियंदरथाल मैन को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ ये एक इशू है, नियंदरथाल मैन की इंटरब्रीडिंग भी हुई थी होमोसेपियंस के साथ, इसका जेनेटिक एविडेंस आपको मिलता है। सिवांते पाबो जो है वो अगेन ही वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट जीन और एक्सट्रैक्ट दैट डीएनए, और उन्होंने जो है वो स्पेसिफिकली इस चीज को बताया कि होमोसेपियंस जो है वो अबाउट अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, 1 और 2% जो है वो नियंदरथाल डीएनए जो है वो संभाल के बैठे हैं। ठीक है, और ये जो है वो दैट इज इन द नॉन अफ्रीकन मॉडर्न होमोसेपियंस। अफ्रीकन के अंदर ये कम है। अफ्रीकन के अंदर क्यों कम है? क्योंकि आप आउट ऑफ अफ्रीका पहुंचे हो, आउट ऑफ अफ्रीका आए हो। जब आप आउट ऑफ अफ्रीका आए, नियंदरथाल मैन के साथ आपने मीटिंग की, आप आगे चले गए। ठीक है, यूरोप, वेस्ट एशिया से आप आगे बढ़ते चले गए, इस तरह से चले हो आप। जब आप इस तरह से चले हो, ठीक है, तो आप वापस अफ्रीका के अंदर गए तो बहुत लेट गए हो। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप नॉर्थ अफ्रीका के अंदर गए हो। वापस जो है वो आपका जाना जो है वो संभव ज्यादा नहीं हो पाया, आप आगे जो है वो बढ़ते चले गए। ठीक है, खैर देर आर स्टडीज जो कि कहती है कि अफ्रीका के अंदर भी वापस गए थे, उसकी बाद में बात करेंगे हम। तो इस वजह से जो नॉन अफ्रीकन मॉडर्न होमोसेपियंस की जो पॉपुलेशन है, उनके अंदर हम मानते हैं कि हमारा 1 से 2% जो डीएनए है दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, और आपके पास जो है वो अगेन देयर हैज बीन इम्पैक्ट ऑफ इंटरब्रीडिंग, खास करके जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैं। रिसेंटली कोविड पेंडेमिक के दौरान जो है वो ये स्टडीज आई कि आपके पास जो 1 से 2% डीएनए हमारा या फिर जो नियंदरथाल जीन आपके अंदर प्रेजेंट है, हो सकता है कि उन जीन्स ने आपको एक इम्यूनिटी दी टुवर्ड्स मेनी डिसीजेस जो कि उस वक्त प्रिवेलेंट थे इन द यूरोपियन क्लाइमेट। हुआ क्या, आप लोग आ रहे हो होमोसेपियंस, आप लोग एक साल कम से कम 80,000 साल जो है वो रह के आ रहे हो अफ्रीका के अंदर। सो आपका जो डिसीज इम्यूनिटी है इट इज फॉर द हॉट क्लाइमेटिक डिसीज। ठीक है, फिर उसके बाद एकदम से आप तकरीबन 1,20,000 या फिर 1,00,000 साल पहले आप पहुंचते हो यूरोप के अंदर। यूरोप में क्लाइमेट कैसा है? ठंडा। ठंडा कब से है? बहुत सालों से। तो वहां पे जो नियंदरथाल मैन, वहां पे उस वक्त
उस वक्त 1.5 लाख साल वहां पे रहा, ही वुड बी इम्यून फॉर व्हाट डिसीजेस? फॉर द कोल्ड क्लाइमेट डिसीजेस। उसको आपने कुछ बहुत थोड़ा बहुत रिप्लेस भी किया, लड़ाइयां भी लड़ी, उनके साथ जो है वो आपने मीटिंग भी की। जब आपने नियंदरथाल मैन के साथ मीटिंग की, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू इनहेरिट दोज जीन्स, जो जीन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो जीन्स आपको कोल्ड क्लाइमेट के रिगार्डिंग इम्यूनिटी दे रहे हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज व्हाट नेचुरल सिलेक्शन इज ऑल अबाउट। नेचर उन इंडिविजुअल्स को, उन जीन वाले इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करेगी। एंड थस बोथ नियंदरथाल मैन एंड होमोसेपियंस दे इवॉल्व्ड लाइकवाइज। ठीक है जी। तो आपके पास ठुड्डी का बनना, आपके पास ब्रो रिजेस का कम हो जाना, ये आपके पास आ गए होमोसेपियन से। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो डिसीजेस की इम्यूनिटी है वो कहां से आ गई? नियंदरथाल मैन से। सो इस तरह से आपके पास इंटरब्रीडिंग की वजह से आपका जो जीन पूल है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। ठीक है, आपके पास काबिलियत आ गई कि आपके पास जो म्यूटेटेड मेलानिन जीन्स हैं वो आपके अंदर आ गए। अगर मेलानिन जीन्स ही आपके अंदर रहते और आपका रंग जो है वो काला ही रहता, श्वेत रंग ही रहता, तो आप कैसे जो है वो नॉर्थ सी तक माइग्रेट कर पाते? ठीक है, वहां तक जाते जाते हड्डियां कमजोर हो जाती हैं आपकी। ठीक है, यू वुड हैव डाइड आउट, हड्डियों के मरीज बन जाते आप। ऑन दी अदर हैंड जो बोन के ज्यादातर डिसीजेज हैं वो शुरू हुए हैं आफ्टर द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर हुआ तकरीबन 10,000 8,000 साल पहले, पहले नहीं हुए। ठीक है, द ऑल द क्रेडिट इट गोज टू दी नियंदरथाल डीएनए। ठीक है जी। तो आपके पास आपकी कलर की चीज, इम्यून रिस्पॉन्स वगैरह, कॉग्निटिव ट्रेड्स, ये सारी की सारी चीजें लाइकवाइज ये जो है वो हम मानते हैं कि नियंदरथाल मैन की ही देन लगती है। ठीक है जी। सो इसको जो है वो एक बार देख लेना। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी से ऊपर से करवा देता हूं। ठीक है, ला चैपेलेक्स फ्रांस से जो है वो आपके पास डिस्कवरर्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो चाहे। ठीक है, वहां पे जो है वो एक कंप्लीट स्केल्टन मिला था, मोस्टेरियन टूल्स मिले थे, कुछ एनिमल रिमेन्स मिले थे उसी के साथ साथ। क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा रही। ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी उसकी जो है वो 1600 सीसी की रही। डॉलिगोसेफेलिक स्कल रहा, रोबस्ट मैंडिबल रहा, मैसिव ब्रो रिज रहा, शॉर्ट स्टेचर रहा। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने इसको कह दिया दैट इट इज द क्लासिकल नियंदरथाल। ठीक है, फिर उसके बाद ला फेरे फ्रांस से। ठीक है, कुछ स्केल्टन रिमेन्स अडल्ट मेल के, फीमेल के और बच्चों का एक बरियल जो है वो आपको दिखाई देता है। ये सारी चीजें आपके हैंड आउट में है। अगेन क्रेनियल कैपेसिटी सिमिलर है। ठीक है, बट उसी के साथ साथ ऑसिपिटल बन प्रोनाउंस्ड है, पीछे की तरफ बड़ा अच्छे तरीके से बना हुआ है। लो क्रेनियल वॉल्ट है जैसा इसका था। ठीक है, और उसी के साथ साथ दांत जो है वो घिस रखे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब वो क्लोथ वगैरह बनाते होंगे तो लेदर को दांतों के बीच में जकड़ते थे, खींचते थे ऐसे। ठीक है, तो इस वजह से दांत जो है वो घिस गए। फिर उसके बाद ला मोस्टेरिया, फिर से फ्रांस से। ठीक है, यहां पे पूरा अच्छा जो है वो स्कल मिला है और उसी के साथ साथ मोस्टेरियन टूल्स मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ला मोस्टेरिया फ्रांस, ये क्या है? साइट का नाम है। इससे जो टूल्स मिले क्या नाम रख दिया उसका? मोस्टेरियन टूल्स। ठीक है, याद कर लो इस तरह से। ओके, तो बेसिकली अगेन बिकॉज यहां पे टीनेजर नियंदरथाल मिला, तो इससे जो है वो हमें जो उनकी जुवेनाइल की मोर्फोलॉजी है वो पता चली, और बेसिकली वो जो है वो बड़े अच्छे बड़े इवॉल्व टूल जो है वो यूज कर रहे थे, ये पता चला। फिर उसके बाद शानीदार केव इराक से। ठीक है, शानीदार केव सिस्टम है, यानी कि काफी सारे केव हैं, तो वहां पे आपको मिलेगा शानीदार केव 1 2 3 4 ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे 9 नियंदरथाल जो है वो मिले हैं आपको। नियंदरथाल के अंदर मिला, और उसी के साथ साथ एक पोलन एनालिसिस भी किया है हमने। उसके साथ साथ हमें मिला शानीदार केव्स के अंदर नियंदरथाल, जो हमने एक्सकेवेट किया, एक नियंदरथाल है,
उसका जो थाई बोन है वो टूटा हुआ है, थाई बोन टूटा हुआ है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, थाई बोन के ऊपर है, बाजुओं के ऊपर हैं, शोल्डर्स के ऊपर फ्रैक्चर्स हैं, मतलब जगह जगह से जो है वो उसका शरीर जो है वो टूटा हुआ है। इससे दो चीजें जो है वो साबित होती हैं। पहली चीज कि उस वक्त जो है द लाइफ ऑफ द नेंदरथाल मैन इट वाज वेरी टफ, ठीक है, वो हंटिंग करते थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे टूल्स नहीं थे कि दूर से जो है वो मारा जा सके, ऐसे टूल्स नहीं बने थे। भाले थे, लेकिन वो ऐसे करके जो है वो मारते थे एनिमल को, पास के जाके जो है वो मारते थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो आपके पास शानीदार केव सिस्टम के अंदर जो है वो देयर वर मल्टीपल एविडेंस ऑफ द डिसेबिलिटीज, ठीक है। उसी के साथ साथ देयर इज द पोलन एनालिसिस। अब होता क्या है, बरियल मिला एक प्रॉपरली जो है उसको बरी किया गया था पिट खोद के। अब अगर आप बरियल के अंदर फ्लावर्स रखते हैं, ठीक है, तो फ्लावर्स जो है वो ऊपर वाले जो पेटल्स हैं वो डिस्पोज हो जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, दे आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू दैट। पोलन ग्रेन्स वैसा का वैसा पड़ा रहता है, और पोलन ग्रेन जो है वो ज्यादा डिकम्पोज नहीं होता है। और वहां पे हमें मिला है कि 9 तरह के अलग अलग फूलों के पोलन ग्रेन्स हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पोलन ग्रेन जो है वो उड़ के आ गए और 9 अलग अलग तरह के फूलों के पोलन ग्रेन्स उड़ के आ गए, इट विल बी वेरी अननेचुरल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अलग अलग तरह के फूल जो हैं वो वहां पे जानबूझ के जो है वो डाले गए थे। ये आपको सिर्फ एक बरियल के अंदर मिला, बाकी बरियल्स के अंदर नहीं मिला। तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो है वो कुछ एमिनेंस वाला इंसान होगा, जिसके कब्र के ऊपर जो है वो फूल डाले गए, अलग अलग तरह के, 9 अलग अलग तरह के फूल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था जैसे हम लोगों में है, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ था जैसे हम लोगों में है, ठीक है। वो सारी चीजें जो कि हम लोगों के अंदर हैं वो इन लोगों के अंदर बन चुकी थी, वो इन लोगों के पास थी, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से शानीदार केव के अंदर हमें इनका प्रॉपर रिचुअलिस्टिक बिहेवियर जो है वो दिखाई देता है। और आपके पास जो है वो डिसेबिलिटीज थी, लाइफ डिफरेंट डिफिकल्ट थी, उसी के साथ साथ डिसेबिलिटीज के बावजूद वो इंसान सरवाइव किया। इसका मतलब क्या है, दैट देयर वाज केयर टेकिंग बिहेवियर, ठीक है। कुछ वो जानते थे, जड़ी बूटियों के बारे में जानते थे, हड्डियों को जोड़ना जानते थे, और उनके पास प्रॉपर सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, और वो लोगों की देखभाल करते थे, जो साथ को जिसको इंजरी आ जाती थी उसकी देखभाल की जाती थी। फिर उसके बाद अमूद केव इजराइल के अंदर अडल्ट मेल का नियंदरथाल का एक स्केल्टन जो है वो आपके पास मिला है। कुछ पेलोलिथिक आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। ऐसा माना गया है वहां पे कि उन्होंने कुछ मूर्तियां वगैरह भी जो है वो कुछ बनानी शुरू कर दी थी, ठीक है। करेनियल कैपेसिटी जो है वो बड़ी ज्यादा है, दैट इज 1740 सीसी, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन करेनियल कैपेसिटी एवर। इतनी जो है वो आपके पास करेनियल कैपेसिटी मिली है, ठीक है। और इसके अंदर फीचर्स जो हैं वो मॉडर्न होमोज वाले फीचर भी हैं, नियंदरथाल वाले फीचर भी हैं, लेकिन इसकी जो डेट है वो पुरानी है, ठीक है। फिर उसके बाद तबू केव आता है इजराइल। वहां पे एक पार्शियल स्केल्टन मिला है, मैंडिबल कुछ दांत मिले हैं, और आपके पास जो है वो अगेन टूल्स जो है वो काफी सारी मिली हैं, ठीक है। तो टूल्स जो हैं वो वहां पे ओल्ड बाई टूल्स भी मिली हैं, अशूलियन टूल्स भी मिली हैं, और मोस्टेरियन टूल्स भी मिली हैं। यानी कि वहां पे इन दी तबू केव सिस्टम जो नियंदरथाल मैन है काफी टाइम तक रुका रहा, और उसने अपनी टूल्स को खुद इवॉल्व किया, ये जो है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। देन उसके बाद जिब्राल्टर। जिब्राल्टर के अंदर अगेन आपके पास जो है वो अर्लीस्ट डिस्कवरी है, दैट इज प्रीडेटिंग द नियंदरथाल मैन। और आपके पास जो है वो जिब्राल्टर माना गया था दैट दिस वाज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द नियंदरथाल मैन। जिब्राल्टर, ठीक है। तो नियंदरथाल मैन जब डिस्पर्स होना स्टार्ट हुआ तो इट वाज द वन ऑफ द लास्ट रिफ्यूज, तो इसकी डेटिंग जो है वो 40,000 वगैरह की कुछ की गई है, ठीक है जी।
तो ये जो है वो आपके पास नियंदरथाल मैन की बात आती है। देन उसके बाद क्रापिना क्रोशिया के अंदर आपको मिला, मोस्टेरियन टूल्स वगैरह जो है वो आपको मिले हैं।